Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome in lecture number 18 of biology for the preparation of PMC National MDCAT 2021. MDCAT प्रिपरेशन के हवाले से एक और बहुत ही एक्साइटिंग लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद है कि पिछले दो लेक्चर्स में हमने बायोएनर्जेटिक्स के मुख्तलिफ टॉपिक्स को डिस्कस किया है। बायोएनर्जेटिक्स में दो टॉपिक्स हमने मेनली कवर करने, एक उसमें फोटोसिंथेसिस और दूसरा रेस्पिरेशन। तो अब तक हम फोटोसिंथेसिस के कुछ टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम मजीद कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे। आज के लेक्चर के हमारे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे, जिन चीज़ों को हमने आज के लेक्चर में कवर करना है, उनमें हम बात करेंगे रोल ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में लाइट का क्या किरदार है, और जब भी लाइट को फोटोसिंथेसिस में डिस्कस किया जाता है तो ऐसी सूरत में एक्शन स्पेक्ट्रम की बात जरूर होती है। तो एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है और इससे क्या इफेक्ट डेवलप होता है फोटोसिंथेसिस के ऊपर, इन बातों को आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा रोल ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की भी बात होगी, क्योंकि लाइट को एब्जॉर्ब करने वाले मॉलिक्यूल्स प्लांट बॉडी के अंदर पिगमेंट्स कहलाते हैं, और कौन कौन से पिगमेंट्स फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं, डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में कौन से पिगमेंट्स होते हैं। और जब भी पिगमेंट्स का जिक्र आता है तो ऐसी सूरत में एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे जरूर आता है, और वो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। लिहाजा हम आज के लेक्चर में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की भी बात करेंगे। तो ये हमारे आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। इंशाल्लाह इस लेक्चर के आखिर तक आप अगर हमारे साथ रहते हैं तो आप इन टॉपिक्स को बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। ना सिर्फ आप इन टॉपिक्स को समझ पाएंगे, बल्कि इन टॉपिक्स के हवाले से जो MCQs MDCAT में पूछे जाते हैं उनसे भी आप बाखबर हो सकेंगे। इसलिए इस लेक्चर के आखिर तक आपने हमारे साथ रहना है। जी बच्चों, तो सबसे पहले हम बात करेंगे रोल ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में लाइट का क्या रोल है। तो फोटोसिंथेसिस में लाइट के बारे में आप याद रखिए कि फोटोसिंथेसिस के लिए एक ड्राइविंग एनर्जी है। जैसे किसी भी प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो उसके लिए ड्राइविंग एनर्जी होगी, इसी तरह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए जो ड्राइविंग एनर्जी है वो दरअसल सनलाइट है। क्योंकि देखो, ये जो प्रोसेस फोटोसिंथेसिस है, इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है फोटोसिंथेसिस, यानी यहां पर हम लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इस वजह से ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस कहलाता है, और लाइट के बगैर ये प्रोसेस नामुकम्मल है। लाइट के बगैर ये प्रोसेस परफॉर्म ही नहीं हो सकता। यानी इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपसे पूछा जाए कि क्या फोटोसिंथेसिस रात के वक्त हो सकती है, तो नहीं, रात के वक्त फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। फोटोसिंथेसिस का ताल्लुक डे टाइम के साथ है, क्योंकि लाइट इज अवेलेबल इन द डे टाइम। लेकिन क्या आर्टिफिशियल कंडीशंस में हम रात के वक्त फोटोसिंथेसिस करवा सकते हैं? बिल्कुल। कंट्रोल कंडीशंस में, आर्टिफिशियल कंडीशंस में अगर हम कोई आर्टिफिशियल लाइट प्रोवाइड कर दें तो इवन ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रात के वक्त भी परफॉर्म हो सकता है। वैसे नेचर में चूंकि सनलाइट डे टाइम के अंदर अवेलेबल होती है तो इस वजह से ये डे टाइम में परफॉर्म हो रहा है। लेकिन हम अगर कोई आर्टिफिशियल लाइट प्रोवाइड करें प्लांट को और किसी रूम के अंदर उससे फोटोसिंथेसिस करवाना चाहें, जैसे कि आमतौर पर लेबोरेटरी कंडीशंस में फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करवाया जाता है प्लांट से, तो ये बिल्कुल मुमकिन है। तो इससे हमें एक और बात समझ में आई है कि फोटोसिंथेसिस सिर्फ सनलाइट में ही मुमकिन नहीं है, बल्कि कोई आर्टिफिशियल लाइट भी अगर अवेलेबल हो तो फोटोसिंथेसिस मुमकिन है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, जो नेचर के अंदर मेजर सोर्स है लाइट का वो तो है सनलाइट। सनलाइट जितनी भी अर्थ के ऊपर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है वो दरअसल सनलाइट की ही ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म्स हैं। सनलाइट प्लांट्स के अंदर कैप्चर होती है, केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह से सनलाइट ये विंड को
ड्राइव करने में इन्वॉल्व होती है, और विंड ड्राइव होगी तो उससे विंड के ज़रिए मुख्तलिफ़ किस्म के और इवेंट हमारे इस इन्वायरमेंट के अंदर परफॉर्म होते हैं। इसी तरह से इसी सनलाइट की वजह से पानी के अंदर हरकत आती है। बाकी जितनी भी आपको एक्टिविटीज़ दुनिया में होती हुई नजर आ रही हैं, उनके पीछे अल्टीमेटली अगर आप देखें तो सनलाइट ही आपको मिलेगी। सो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अवर अर्थ इज सनलाइट। तो सनलाइट की डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो अर्थ के ऊपर डिफरेंट जगहों पर आपको नजर आती हैं। अच्छा, अब ये जो आर्टिफिशियल लाइट है ये भी सनलाइट ही की एक डिफरेंट फॉर्म है। वो कैसे? देखिए, आर्टिफिशियल लाइट जाहिर इलेक्ट्रिसिटी से हम हासिल करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के जरिए किसी बल्ब को रोशन करते हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी के जरिए कोई ट्यूबलाइट या कोई भी और इस तरह से लाइट सोर्स आप इलेक्ट्रिसिटी की मदद से उसको टर्न ऑन करते हैं और इस तरह से आप उससे लाइट हासिल कर पाते हैं। तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कहाँ से आ रही है? इलेक्ट्रिसिटी भी दरअसल या तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर होगी वो, या फिर वो सोलर पावर होगी, या फिर वो हो सकता है कि किसी गैसोलीन फ्यूल से वो पावर हासिल की गई होगी। तो इस तरह से आप देखिए कि इलेक्ट्रिसिटी भी दरअसल सनलाइट ही की एक शक्ल है, उसकी एक ट्रांसफॉर्म फॉर्म है, और उसके ज़रिए फिर ये जो आर्टिफिशियल लाइट हम रोशन करते हैं तो ये भी इस तरह से सनलाइट ही की एक फॉर्म होगी। तो आपने ये याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस सिर्फ सनलाइट में ही मुमकिन नहीं है। अगर किसी क्वेश्चन में इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट पूछा जाए कि क्या फोटोसिंथेसिस सिर्फ सनलाइट में मुमकिन है, तो याद रखिए कि फोटोसिंथेसिस सिर्फ सनलाइट में ही मुमकिन नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल लाइट में भी फोटोसिंथेसिस मुमकिन है। लेकिन इफेक्ट क्या आएगा? देखो, सनलाइट में और आर्टिफिशियल लाइट में इंटेंसिटी का डिफरेंस है। इंटेंसिटी उर्दू में हम कहते हैं शिद्दत, लाइट कितनी शदीद है। अभी टेक्निकल टर्म्स में आपको मैं आगे चलकर समझाता हूं कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट से क्या मुराद होती है। तो दरअसल सनलाइट में और आर्टिफिशियल लाइट में इंटेंसिटी चूंकि डिफर करती है, और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेरी करने से अफेक्ट होता है। तो इस तरह से ये डिफरेंस जरूर हो सकता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में डिफरेंट लाइट के अंदर, लेकिन फोटोसिंथेसिस मुमकिन जरूर है। ठीक है। अच्छा, अब देखो, सनलाइट जैसे आपने कहा कि ये ड्राइविंग एनर्जी है फोटोसिंथेसिस के लिए। इससे पहले कि हम सनलाइट को मजीद डिस्कस करें फोटोसिंथेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमें थोड़ा सा सनलाइट की फिजिकल नेचर का पता होना चाहिए। हालांकि फिजिकल नेचर ऑफ सनलाइट आप फिजिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ पढ़ते हैं, क्योंकि लाइट बेसिकली ये फिजिक्स का एक टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर हम फॉर द सेक ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग हम थोड़ा सा फिजिकल नेचर ऑफ लाइट को यहाँ पे सामने लेकर आएंगे, ताकि हमें फर्दर जो अभी कॉन्सेप्ट हम लाइट के हवाले से फोटोसिंथेसिस में डिस्कस करने जा रहे हैं वो सही तरह से समझ में आ सकें। मिसाल के तौर पर यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आपने ये याद रखनी है कि फोटोसिंथेसिस में ये जो सनलाइट इस्तेमाल हो रही है, इस सनलाइट को आप किस एनर्जी की कैटेगरी में, किस एनर्जी फॉर्म में कंसिडर करेंगे। तो याद रखो कि सनलाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। हालांकि बड़ा बुनियादी सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता तो उनके लिए ये नहीं इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन जो बच्चे फिजिक्स भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं तो वो यकीनन वाकिफ हैं कि सनलाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, या फिर इसको रेडिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है क्योंकि रेडिएशंस की फॉर्म में आती है ये, और इसे सोलर एनर्जी भी कहा जाता है क्योंकि सन इसका सोर्स है। तो ये अल्टरनेटिव टर्म्स आपने इस सनलाइट के हवाले से याद रखनी है। किसी क्वेश्चन के अंदर ये पूछा जा सकता है कि सनलाइट बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ एनर्जी, तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, रेडिएंट या सोलर एनर्जी, ये तीनों टर्म्स एक दूसरे से करस्पॉन्ड कर रही हैं। करस्पॉन्ड करने का मतलब है कि दीज थ्री टर्म्स आर पैरेलल टू ईच अदर, या फिर ये एक दूसरे के सिनोनियम्स कहलाएंगे। तो किसी भी हवाले से ये क्वेश्चन बने, ये वर्डिंग आपने अंडरस्टैंड करनी है और इसको आपने अच्छी तरह से टैकल करना है। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर आपने ये याद रखनी है कि सनलाइट, इसकी जो फिजिकल नेचर है उसको आमतौर पर डुअल नेचर कहा जाता है। डुअल नेचर रखती है लाइट, और डुअल नेचर से क्या मुराद है, यानी इसकी पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। पार्टिकल नेचर से क्या मुराद है? देखो, पार्टिकल नेचर से मतलब ये होता है कि सनलाइट असल में छोटे पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होती है, जिसको यूनिट्स ऑफ लाइट भी कहा जाता है या पार्टिकल्स ऑफ लाइट भी कहा जाता है, और इन पार्टिकल्स को फोटॉन्स के नाम से पुकारा जाता है। फोटॉन्स, एक फोटोन एक पार्टिकल है, ये एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल है, यानी ऐसा नहीं है कि कोई खास शक्ल का ये पार्टिकल है
जैसे हम फोटोन कह रहे हैं कि यानी ये कोई राउंड पार्टिकल होगा या स्क्वेयर्ड पार्टिकल होगा या फिर कोई पॉलीगोनल पार्टिकल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है कि लाइट कंसिस्ट ऑफ पर्टिकुलर यूनिट्स और पार्टिकल्स विच आर कॉल्ड फोटॉन्स, और ईच फोटोन, लाइट का हर एक फोटोन एक खास अमाउंट ऑफ एनर्जी पजेस करता है। वो अमाउंट ऑफ एनर्जी कहलाता है क्वांटम। तो ये दूसरी टर्म आपने याद रखनी है, क्वांटम। क्वांटम किसे कहते हैं? क्वांटम इज द पैकेट ऑफ एनर्जी। पैकेट भी आप इसको कह सकते हैं या फिर इसको आप अमाउंट भी कह सकते हैं। यानी हर एक फोटोन में एनर्जी का एक सर्टेन अमाउंट है, अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी एक फोटोन पोजेस करता है, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटम। तो आपने यहां पर पार्टिकल नेचर के हवाले से ये दोनों कॉन्सेप्ट याद रखने के लाइट पर्टिकुलर पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है या खास यूनिट्स पर मुश्तमिल है, और उन यूनिट्स को या पार्टिकल्स को फोटॉन्स कहा जाता है। हर एक फोटोन में खास अमाउंट ऑफ एनर्जी मौजूद है और उस एनर्जी के अमाउंट को, पैकेट ऑफ एनर्जी को क्वांटम कहा जाता है। अच्छा, दूसरी बात यहां पर हमने ये की है इस डुअल नेचर के हवाले से कि सनलाइट ना सिर्फ पार्टिकल नेचर है बल्कि ये वेव नेचर भी है। वेव नेचर से क्या मुराद है? वेव नेचर से मतलब यह है कि ये जो लाइट के पार्टिकल्स होते हैं जिनको हमने फोटॉन्स कहा है, ये पार्टिकल्स दरअसल वेव की फॉर्म में ट्रैवल करते हैं। देखो ये इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन पर, जैसे ये स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ की, तो इस स्ट्रेट लाइन पर ये बिल्कुल ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होंगे, बल्कि ये इस स्ट्रेट लाइन पर इस तरह से यूं वेव फॉर्म करेंगे। ये देख रहे हैं आप, ये वेव बनती हुई जा रही है। ये फोटॉन्स हैं जो कि यूं वेव बनाते हुए ट्रैवल करते हैं। देखो किसी भी लाइट सोर्स से जो फोटॉन्स आ रहे होते हैं ना, वो आते तो यूं सीधे एक ही डायरेक्शन में, लेकिन उस एक डायरेक्शन में बिल्कुल वो एक सिंगल प्लेन में ऐसे मूव नहीं कर रहे, बल्कि वो इस तरह वेव बनाते हुए मूव कर रहे हैं। तो ये जो आपको वेव नजर आ रही है, इस वेव की पर्टिकुलर लेंथ है। जैसे मिसाल के तौर पर हम वेव की जो लेंथ है वो इस तरह कैलकुलेट करते हैं कि ये वेव यहां से स्टार्ट हो रही है इस पॉइंट से, तो हम यहां से अगर इसको काउंट करें तो ये दोबारा फिर इसी पॉइंट पर जाकर ये वेव कंप्लीट होती है, तो ये एक वेव बन गई। इसी तरह से दिस इज अनदर वेव। तो यूं एक वेव के अंदर आपको ये जो एक इस वेव का जो एक सेगमेंट बनता हुआ नजर आ रहा है, इसको अगर हम मेजर कर लें कि ये कितना लंबा ये सेगमेंट बन रहा है इस वेव का, तो इसको वेव लेंथ कहा जाएगा। देखो ये यहां से लेकर यहां तक ये खास लेंथ है, तो इस लेंथ को आमतौर पर हम नैनोमीटर्स के अंदर, क्योंकि ये वेव लेंथ बहुत ही छोटी होती है, इस वजह से आमतौर पर नैनोमीटर्स के अंदर इसको मेजर किया जा रहा होता है। तो ये आप जो डिस्टेंस देख रहे हैं, एक वेव जितना डिस्टेंस कवर कर रही है एक सेगमेंट बनाते हुए, यानी एक दफा ये फोटोन ऊपर गया और उसके बाद फिर ये नीचे आया और फिर दोबारा, तो इस तरह से करके ये एक वेवलेंथ फॉर्म हुई है। तो इस वेवलेंथ की बुनियाद पर हम किसी भी लाइट को करेक्टराइज करते हैं। मिसाल के तौर पर देखो ये जो अभी हमने जिक्र किया ना कि फोटॉन्स के पास पैकेट ऑफ एनर्जी है, डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसको क्वांटम कहा जाता है, इसका प्लूरल होता है क्वांटा। तो अगर किसी फोटॉन्स के अंदर जो उसके क्वांटा है वो हायर है या उसका क्वांटम हायर है, यानी ज्यादा एनर्जी है उस फोटॉन के अंदर, तो ऐसी सूरत में उस फोटॉन की वेवलेंथ शॉर्ट हो जाएगी। ज्यादा एनर्जी रखने की वजह से वो बहुत ज्यादा लंबी वेव नहीं फॉर्म कर सकेगा, वो फोटॉन बहुत ही शॉर्ट वेव फॉर्म करेगा और उस वेव की आपको ये इस तरह से ये फ्रीक्वेंसी नजर आएगी। फ्रीक्वेंसी से क्या मतलब है कि एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर कितनी ये वेव्स फॉर्म हो रही, कितनी वेवलेंथ्स फॉर्म हो रही हैं। तो वेवलेंथ शॉर्ट होने से ये फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई इसकी। तो ये फ्रीक्वेंसी की टर्म भी आपने याद रखनी है। मैं आपको जैसे अभी बता रहा हूं कि फिजिक्स में आप बहुत डिटेल से इन कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। हमारा यहाँ पर मकसद ये नहीं है कि हम ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इनको टैकल करना है हमने, ये इसकी वेवलेंथ के हवाले से या फोटोन और क्वांटम के हवाले से क्वेश्चन आपसे बायोलॉजी में पूछे जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ये जस्ट मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिकॉल कर रहा हूं ताकि आगे जो हम बात करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बात हमें समझ में आ सके। तो इस वजह से इन कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल किया जा रहा है बस। तो आपने देखा कि ये अगर क्वांटा हायर होता है, एनर्जी ज्यादा होती है फोटोन के अंदर, तो ऐसी सूरत में वेवलेंथ शॉर्ट हो जाती है और वेवलेंथ शॉर्ट होने से इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। और इसी तरह से अगर ये क्वांटम लो होगा
यानी एनर्जी कम होगी तो वेवलेंथ लॉन्गर हो जाएगी। तो ये आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो देखा आपने कि सनलाइट इसकी डुअल नेचर है। अच्छा, एक और बात यहां पर अभी अपीयर होगी कि सन से ये जितनी भी रेडिएशंस आ रही हैं उसकी एक रेंज है वेवलेंथ की, यानी एक खास पॉइंट से लेकर एक खास पॉइंट तक डिफरेंट फोटॉन्स की वेवलेंथ आपको मिलेंगी। या दूसरे लफ्जों में आप यूं कह लें कि सनलाइट में जितने भी फोटॉन्स हैं वो सब फोटोन एक जैसी वेवलेंथ नहीं रखते। उनमें से कोई फोटोन आ रहा है उसकी वेवलेंथ बहुत लॉन्गर है और कोई फोटोन आ रहा है उसकी वेवलेंथ बहुत शॉर्टर है। या इवन मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के साथ टकराने के बाद फोटोन की वेवलेंथ में फर्क पड़ जाता है। तो इस तरह से जो सनलाइट की कंप्लीट रेंज ऑफ वेवलेंथ है उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। आपने ये टर्म भी याद रखनी है, यहाँ पर बार बार यूज होगी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज कंप्लीट रेंज ऑफ वेवलेंथ। इसे क्या डिफाइन किया जाएगा? दिस इज एक्चुअली कंप्लीट रेंज ऑफ वेवलेंथ। किसी भी एक सोर्स से, जैसे सन एक सोर्स ऑफ लाइट है, उससे जो भी रेडिएशंस आ रही हैं उसकी कंप्लीट रेंज ऑफ वेवलेंथ उसे कहा जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्योंकि सनलाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी थी तो इस एनर्जी की जो कंप्लीट रेंज ऑफ वेवलेंथ होगी उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहा जाएगा। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपके सामने इस तरह से नजर आ रहा है। देखिए यहां पर ये बहुत ही शॉर्ट वेव रेडिएशंस जिनको हम गैमा रेज का करते हैं, और फिर ये एक्स रेज, और फिर ये अल्ट्रावायलेट रेज, ये बहुत ही शॉर्ट वेव रेडिएशंस हैं। और उसके बाद फिर यूं बढ़ते बढ़ते इंफ्रारेड, रडार, एफएम, टीवी, शॉर्ट वेव, और इसी तरह से ये आप देख रहे हैं कि ये डिफरेंट वेव्स आपको नजर आ रही हैं, इनकी वेवलेंथ ग्रेजुअली इंक्रीज होती जा रही है। तो ये जो कंप्लीट रेंज ऑफ वेवलेंथ है जो कि सन से हमारी अर्थ तक पहुंच रही है, इस कंप्लीट रेंज ऑफ वेवलेंथ को क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। लेकिन इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा पार्ट इफेक्टिव है, ये बात हमने अब आगे करनी है। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बताने का मकसद ही ये था कि हमें ये पता चले कि फोटोसिंथेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें से कौन सी लाइट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को अगर हम रफली कैटेगराइज करें तो 3 कैटेगरीज में रफली इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को डिवाइड किया जा सकता है। वो कौन सा है? वो ये है कि ये 380 नैनोमीटर से जो बिलो वेवलेंथ होगी उसे कहा जाएगा, ओवरऑल अगर हम इसको कहें तो इसे आप कहेंगे अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट क्योंकि 380 नैनोमीटर से कम वेवलेंथ वाला जो पोर्शन है उसमें सबसे पहले अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, उसके बाद अगरचे एक्स रेज आ जाती हैं, फिर ये गैमा रेज आ जाती हैं, लेकिन इन तमाम को हम ओवरऑल अल्ट्रावायलेट रेज के तौर पर कंसिडर कर रहे हैं। तो आप इन जनरल याद रखें कि 380 नैनोमीटर से बिलो वेवलेंथ ये अल्ट्रावायलेट रेज हैं। अगरचे ये एक्स रेज और गैमा रेज ये फिर आगे अलग कैटेगरीज बन जाती हैं, लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहला ग्रुप इसमें अल्ट्रावायलेट रेज का, तो इस वजह से हम इस पूरी रेंज को कैरेक्टराइज करेंगे एज यूवी रेज। अब ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बायोलॉजी में पूछे जा सकते हैं कि द वेवलेंथ ऑफ लाइट बिलो 380 नैनोमीटर इज कॉल्ड, तो इन जनरल हम उसको यूवी रेज कहेंगे, ठीक है। और इसी तरह से ये 750, यहां से देखो 750 नैनोमीटर से जो अबव वेवलेंथ की लाइट होगी उस लाइट को इन जनरल कहा जाएगा इंफ्रारेड। अब यहां पर देखो इंफ्रारेड भी सबसे पहला सेगमेंट है यहां पर, अगरचे उसके बाद फिर रडार है और उसके बाद फिर ये एफएम रेज हैं, टीवी रेज हैं, लेकिन हम यहां पर इन तमाम रेडिएशंस को इन जनरल इंफ्रारेड शुमार करेंगे क्योंकि इंफ्रारेड सबसे पहला सेगमेंट था इसके अंदर। तो ये आपने दोनों पॉइंट याद रखने हैं, एमसीक्यूज में, ये बायोलॉजी में ये जरूर पूछे जा सकते हैं कि द वेवलेंथ ऑफ लाइट बिलो 380 नैनोमीटर इज कॉल्ड यूवी रेज एंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट अबव 750 नैनोमीटर इज कॉल्ड इंफ्रारेड रेज। अच्छा, मजे की बात यह कि ये जो दोनों वेवलेंथ्स हैं, यानी 380 नैनोमीटर से बिलो वेवलेंथ और फिर इसी तरह से 750 नैनोमीटर से अबव वेवलेंथ, इंसानी आंख इनको परसीव नहीं कर सकती। यानी ना तो हम ये 380 नैनोमीटर से बिलो वेवलेंथ को देख सकते हैं और ना ही हम 750 नैनोमीटर से अबव वेवलेंथ को देख सकते हैं, ये दोनों हमें नजर नहीं आती है। यानी हमारी आंख के अंदर भी जो लाइट को परसीव करने वाले कंपाउंड्स मौजूद हैं
वो दरअसल 380 से लेकर 750 नैनोमीटर की लाइट को ही सिर्फ परसीव कर सकते हैं। तो इस वजह से ये वाला जो पोर्शन है लाइट का, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ये पोर्शन जिसको हमने 380 नैनोमीटर से 750 के दरमियान रखा हुआ है, इसे क्या कहा जाएगा? दिस वुड बी कॉल्ड एज विजिबल लाइट, क्योंकि ये इंसानी आंख से देखा जाना पॉसिबल है इसे, तो इस वजह से इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं विजिबल लाइट। और बाकी यूवी रेज ये भी इनविजिबल है और इंफ्रारेड रेज इनविजिबल है। जैसे आपसे किसी एमसीक्यू में पूछा जाए कि which of the following range of wavelength can be seen by the eye, human eye, तो उसमें रेडिएशंस बिलो 380 नैनोमीटर या रेडिएशंस अबव 750 नैनोमीटर या रेडिएशंस बिटवीन 380 टू 750 नैनोमीटर, तो आपने चूज करना है रेडिएशंस बिटवीन 380 टू 750 नैनोमीटर कैन बी परसीव्ड बाय ह्यूमन आई। और यही वो वेवलेंथ्स हैं जो इंसानी आंख के जरिए परसीव होती हैं, यही वो वेवलेंथ्स हैं जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स एब्जॉर्ब करते हैं, और फोटोसिंथेसिस के लिए भी यही वेवलेंथ्स इफेक्टिव हैं। देखो, जब आपसे पूछा जाए ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का कौन सा पोर्शन है जो फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसमें भी आपने इस विजिबल लाइट को ही कंसिडर करना है, जो कि इंसानी आंख से देखा जाना मुमकिन है, और प्लांट भी असल में इसी वेवलेंथ को देख पाते हैं, यानी उनके पास इसी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने के लिए पिगमेंट्स मौजूद होते हैं और उनके जरिए फिर ये इस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं। तो जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगी उसी से फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होना है, जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब ही नहीं होगी तो उससे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं हो पाएगा। अब इस हवाले से क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इफेक्टिवनेस ऑफ लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। अब उसमें आपके पास ऑप्शंस हैं कि ऑल द वेवलेंथ्स ऑफ लाइट आर इक्वली इफेक्टिव, या अल्ट्रावायलेट लाइट इज मोर इफेक्टिव देन इंफ्रारेड, या फिर एक्टिवनेस ऑफ द लाइट, ये असल में एक्टिवनेस नहीं इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, ठीक है, दिस इज एक्चुअली इफेक्टिवनेस। तो इफेक्टिवनेस ऑफ द लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। इफेक्टिवनेस ऑफ लाइट is directly proportional to the wavelength, या फिर 430 नैनोमीटर एंड 670 नैनोमीटर वेवलेंथ्स आर द मोस्ट इफेक्टिव। अब इनमें से कौन सी बात इफेक्टिवनेस ऑफ लाइट के हवाले से ट्रू है? तो याद रखिए, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि इफेक्टिवनेस ऑफ द लाइट ये वेवलेंथ्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। वो क्यों? देखो, इफेक्टिवनेस ये एनर्जी पे डिपेंड नहीं कर रहा। अभी मैंने आपसे ये जिक्र किया कि जो पोर्शन एब्जॉर्ब होगा वही इफेक्टिव होगा, जो एब्जॉर्ब नहीं होगा वो इफेक्टिव नहीं होगा। तो अगर हम ये इफेक्टिवनेस को वेवलेंथ्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दें तो इससे मतलब ये होगा कि जितनी वेवलेंथ ज्यादा उतनी इफेक्टिवनेस ज्यादा, नो, बल्कि देखो जितनी वेवलेंथ ज्यादा हो जाती है उतनी एनर्जी कम हो जाती है। तो ये इफेक्टिवनेस कभी भी वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, और ना ही अल्ट्रावायलेट ये इंफ्रारेड से मोर इफेक्टिव है। आप कहेंगे कि भाई अल्ट्रावायलेट लाइट इसकी वेवलेंथ शॉर्ट है तो एनर्जी कम होगी, एनर्जी ज्यादा होगी तो ये ज्यादा इफेक्टिव होगी। नहीं, असल में देखो ये एब्जॉर्ब नहीं होती, और ऑल द वेवलेंथ्स ऑफ लाइट आर इक्वली इफेक्टिव, ये भी बात गलत है। तो ये जरा आप गौर कीजिए, 430 नैनोमीटर और 670 नैनोमीटर ये दो ऐसी वेवलेंथ्स हैं जो विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर आती हैं। विजिबल स्पेक्ट्रम का मतलब है 380 नैनोमीटर से लेकर और 750 नैनोमीटर, ये विजिबल स्पेक्ट्रम कहलाता है, और ये दोनों वेवलेंथ्स इसके अंदर आती हैं। तो इसका मतलब है कि ये ज्यादा इफेक्टिव होंगी, बाकी ऑप्शंस में जो आपको चीजें बताई हुई हैं उनके मुकाबले में ये ज्यादा इफेक्टिव होंगी। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? द राइट आंसर इज 430 नैनोमीटर एंड 670 नैनोमीटर वेवलेंथ्स आर द मोस्ट इफेक्टिव फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो बच्चों याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस में जो लाइट इफेक्टिव है वो विजिबल रेंज की लाइट होगी। अच्छा, थोड़ा सा हम अभी जो चीजें डिस्कस की उसको एक नजर एक और एंगल से देख लेते हैं। देखो, अभी हमने जिक्र किया कि एनर्जी ऑफ द फोटोन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेवलेंथ। देखो, वेवलेंथ जितनी शॉर्ट होगी एनर्जी फोटॉन्स की उतनी ज्यादा होगी, उसका क्वांटम उतना हायर होगा। ये कॉन्सेप्ट जहन में बिठा लीजिए। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो यूवी रेज हैं, यूवी रेज इनकी एनर्जी ज्यादा है, ये हाई एनर्जी रेडिएशंस हैं एज कंपेयर टू इंफ्रारेड। इंफ्रारेड की रेडिएशन, इंफ्रारेड की एनर्जी कम है और यूवी की एनर्जी ज्यादा है। क्या इससे हम ये गुमान करें कि क्या यूवी रेडिएशन ये इंफ्रारेड के मुकाबले में फोटोसेंसिस के लिए ज्यादा इफेक्टिव है? नहीं भाई,
आपने ये याद रखना है, ये तो एब्जॉर्ब ही नहीं होती। इससे ये हरगिज मतलब नहीं है कि यूवी रेज आर मोर इफेक्टिव देन इंफ्रारेड लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए ये दोनों इनइफेक्टिव हैं क्योंकि ये दोनों एब्जॉर्ब ही नहीं होती। लेकिन यहां पर मैं सिर्फ एनर्जी कंटेंट के हवाले से बात कर रहा हूं कि यूवी की एनर्जी इंफ्रारेड से ज्यादा होगी। तो एनर्जी ऑफ द फोटोन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेवलेंथ। जैसे आप देखिए कि गैमा रेज ये ज्यादा एनर्जी कंटेन करती हैं एज कम्पेयर टू एक्सरेज। एक्सरेज की एनर्जी ज्यादा है एज कम्पेयर टू अल्ट्रावायलेट, और इसी तरह से इंफ्रारेड के मुकाबले अल्ट्रावायलेट की ज्यादा है। और यूं करते करते तो जैसे जैसे ये वेवलेंथ ज्यादा होती जा रही है तो एनर्जी कम होती जा रही है। ठीक है जी। दूसरा कॉन्सेप्ट यहां पे याद रखना है कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अभी मैंने वर्ड इंटेंसिटी यूज किया था, शिद्दत, लाइट की शिद्दत को इंटेंसिटी कहा जाता है। तो इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी एनर्जी ज्यादा होगी। अब इंटेंसिटी से क्या मुराद है? इंटेंसिटी से मुराद यह है कि एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर एक खास पॉइंट के ऊपर कितने फोटॉन्स एक्सर्ट हो रहे हैं। ठीक है, या इसको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आप यूं जहन में रख लीजिए कि ये जो इंटेंसिटी है ना, इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ फोटॉन्स इन द लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेफर्स टू नंबर ऑफ फोटॉन्स इन अ रे। एक रे के अंदर मिसाल के तौर पर 1000 फोटॉन्स आ रहे हैं, एक रे में 1000 फोटॉन्स हैं, और एक दूसरी रे आई है लाइट की, उसके अंदर 2000 फोटॉन्स हैं। ये समझाने के लिए मैं कह रहा हूं, ऐसे कोई काउंट करना पॉसिबल नहीं है कि 1000 फोटॉन आ गए या 2000 फोटॉन्स आ गए। लाइट को अगरचे हम किसी खास यूनिट के जरिए रिप्रेजेंट जरूर करते होते हैं, लेकिन ये इस तरह नंबर ऑफ फोटॉन्स के जरिए रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। ये सिर्फ फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपको समझाया जा रहा है कि अगर सपोज करो कि 1000 फोटॉन्स हैं एक रे के अंदर और एक रे के अंदर 2000 फोटॉन्स हैं, तो ज्यादा इंटेंस लाइट कौन सी होगी? ऑब्वियसली जिसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा होंगे। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट से मुराद ये है कि मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो जितने फोटॉन ज्यादा उतनी एनर्जी ज्यादा, क्योंकि ईच फोटॉन कंटेन्स अ पैकेट ऑफ एनर्जी, जिसको क्वांटम कहा जाता है। ठीक होगी बात? तो अब आप देखो कि यहां पर हमने ये डिस्कस किया कि भाई एक फोटॉन की जो एनर्जी है वो उसकी वेवलेंथ के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जितनी वेवलेंथ लंबी होगी उतनी एनर्जी कम हो जाएगी। और फिर हमने कहा कि एनर्जी इंटेंसिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितनी इंटेंसिटी ज्यादा उतनी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन आप ये याद रखो कि अगरचे फोटोसिंथेसिस में ये जो इनर्जेटिक वेवलेंथ्स होती हैं, इनर्जेटिक रेडिएशंस होती हैं, शॉर्ट वेव रेडिएशंस, वो इफेक्टिव हो सकती हैं। इसके साथ साथ इंटेंसिटी भी इफेक्टिव हो सकती है फोटोसिंथेसिस में, कि मोर इंटेंस लाइट विल बी मोर इफेक्टिव और लेस इंटेंस लाइट विल बी लेस इफेक्टिव। लेकिन प्राइमरली जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है या प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस या इफेक्टिवनेस ऑफ लाइट, वो डिपेंड करता है एब्जॉर्प्शन के ऊपर, कि व्हाट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ अ पर्टिकुलर वेवलेंथ। मिसाल के तौर पर देखो, इसको हम कहेंगे इफेक्टिवनेस प्राइमरली डिपेंड्स अपॉन एब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ। जैसे मैं इसको यूं कहता हूं कि देखो ये जो शॉर्ट वेव रेडिएशंस हैं, तो शॉर्ट वेव रेडिएशंस इनकी एब्जॉर्प्शन ये लॉन्ग वेव रेडिएशंस के मुकाबले में ज्यादा है। देखो ये जो ब्लू पोर्शन है ना, 430 नैनोमीटर का ये ब्लू पोर्शन है, 430 नैनोमीटर, तो ये बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब हुआ है। और इसी तरह से ये 670 नैनोमीटर का जो पोर्शन है ये बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब हुआ है, 670। तो ये दो पर्टिकुलर वेवलेंथ ये प्लांट बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब हुई हैं। ये यूं समझ लें कि हम ओवरऑल एब्जॉर्प्शन शो कर रहे हैं कि 430 नैनोमीटर की लाइट को जितने भी पिगमेंट्स मौजूद थे प्लांट के अंदर, उन्होंने बहुत ज्यादा इसको एब्जॉर्ब किया। तो ये एब्जॉर्प्शन परसेंटेज आपको नजर आ रही है कि इस पॉइंट के ऊपर एक पीक बनती हुई दिखाई दे रही है। और इसी तरह से 670 नैनोमीटर की लाइट भी ये बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब हुई है, यहां पर भी आपको एक पीक हासिल हो रही है। तो हालांकि दरमियान में देखो कि ये जो बीच में 550 नैनोमीटर की लाइट है या फिर ये 500 और 600 के दरमियान वाली जो लाइट है ये बहुत कम एब्जॉर्ब हो रही है। हालांकि देखा जाए तो 670 के मुकाबले में क्या 550 नैनोमीटर वाली लाइट में एनर्जी ज्यादा होगी? यस, एनर्जी तो ज्यादा होगी, लेकिन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ये 550 नैनोमीटर की लाइट में 670 नैनोमीटर की लाइट के मुकाबले में बहुत कम है। तो अगर हम देखो यहां पर ये कहते हैं ना कि भाई जितनी ज्यादा शॉर्ट वेवलेंथ होगी उतना रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस उसमें ज्यादा होगा, तो ये किसी हद तक तो ठीक है। अगर एब्जॉर्प्शन सारी वेवलेंथ्स की एक जैसी होती तो तब तो ये बात ट्रू होती, लेकिन
इनफैक्ट ये बात ट्रू नहीं है, यानी एक सेकेंडरी फैक्टर तो हो सकता है लेकिन प्राइमरी फैक्टर नहीं है। प्राइमरी फैक्टर फॉर द इफेक्टिवनेस फॉर द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वो क्या है, वो है एब्जॉर्प्शन। आपने ये बात जरा समझने की कोशिश करनी है। देखो मिसाल के तौर पर मैं आपसे अगर पूछता हूं किसी क्वेश्चन के अंदर कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसमें देखो एक फैक्टर है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एक फैक्टर है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट या रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। दूसरा यहां पर हम ऑप्शन दे सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तीसरा हम यहां पर ऑप्शन दे सकते हैं एनर्जी ऑफ द लाइट। बिल्कुल, ये तीनों जो ऑप्शंस हैं ना, ये फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं, यानी ये तीनों ऐसे फैक्टर्स हैं। एब्जॉर्प्शन परसेंटेज भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करेगी, इसी तरह से इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करेगी, इसी तरह से ये जो एनर्जी ऑफ लाइट है ये भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करेगी कि जितनी एनर्जी ज्यादा उतना रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा, जितनी एनर्जी कम है वेवलेंथ के अंदर उतना रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम है। इसी तरह से इंटेंसिटी भी ये मैटर कर रही है और एब्जॉर्प्शन। लेकिन इनमें से अगर पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर which determines the rate of photosynthesis या by which rate of photosynthesis is mainly affected या by which rate of photosynthesis या to which rate of photosynthesis mainly depends, तो आपने उसके अंदर फिर एब्जॉर्प्शन को याद रखना है कि बेशक बहुत ज़्यादा इनर्जेटिक वेवलेंथ्स हों, बेशक उनकी इंटेंसिटी भी बहुत हाई हो। मिसाल के तौर पर आप ये यूवी रेडिएशंस को ले लीजिए, इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है और अगर यूवी रेडिएशन बहुत ज़्यादा इंटेंस भी हो तो क्या फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हो सकेगा यूवी रेडिएशंस में? नहीं हो सकेगा, क्योंकि ये एब्जॉर्ब भी नहीं होती हैं। ठीक है, तो इस वजह से आप ये याद रखिए कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस के लिए जो लाइट की इफेक्टिवनेस है वो मेनली किस एस्पेक्ट के ऊपर डिपेंड कर रही है, वो मेनली डिपेंड कर रही है एब्जॉर्प्शन परसेंटेज ऑफ अ पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट। चाहे वो पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट वो लॉन्ग वेवलेंथ हो जैसे 670 नैनोमीटर या इवन वो शॉर्ट वेवलेंथ हो, लेकिन अगर वो वेवलेंथ ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में ज्यादा होगा। अगर वो पर्टिकुलर वेवलेंथ कम एब्जॉर्ब हो रही है तो ऐसी सूरत में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम होगा। ठीक है, इन जनरल रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आपने ये याद रखना है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे भी डिपेंड करता है, एनर्जी ऑफ लाइट पे भी डिपेंड करता है और एब्जॉर्प्शन परसेंटेज ऑफ द लाइट पे भी डिपेंड करता है, लेकिन मेनली किस पर डिपेंड कर रहा है? एब्जॉर्प्शन परसेंटेज पर। इन तीनों में आपने एब्जॉर्प्शन परसेंटेज को प्रेफर करना है। ठीक होगी बात, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए आपको जी। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। अब आगे आप देखिए कि ये जो अभी हमने बात की ना कि ये जो डिफरेंट वेवलेंथ हैं लाइट की, खासतौर पर जो विजिबल स्पेक्ट्रम है, उस विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर डिफरेंट वेवलेंथ्स, उनकी डिफरेंट इफेक्टिवनेस है। तो ये डिफरेंट इफेक्टिवनेस कैसे ये वर्कआउट हुई, ये कॉन्सेप्ट कैसे सामने आया कि भाई तमाम कलर्स की लाइट इक्वली इफेक्टिव नहीं है? असल में एक शख्स था T.W. एंजलमैन, इसका नाम आप याद रखेंगे T.W. एंजलमैन। T.W. एंजलमैन, इस शख्स ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और इस एक्सपेरिमेंट के दौरान उसने जो चीज़ ऑब्जर्व की उससे ये कंक्लूड किया गया कि दरअसल ये जो विजिबल पार्ट ऑफ लाइट है ये जो डिफरेंट कलर्स में एग्जिस्ट करता है, डिफरेंट वेवलेंथ्स पर मुश्तमिल है। ये 380 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर तक ये सारी वेवलेंथ इक्वली इफेक्टिव नहीं है। तो T.W. एंजलमैन ने क्या ऑब्जर्व किया था और एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म किया था, आइए देखते हैं। देखो इसने क्या किया कि एक फिलामेंटस अलगा है, अलगा सिंगुलर वर्ड है एल्जी का, एल्जी प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, अभी आगे चलकर हम इनके मुतालिक पढ़ेंगे। तो ये ग्रीन अलगा है, स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा इसका नाम है। तो ये जो स्पायरोगायरा था, स्पायरोगायरा, तो इसका ये जो फिलामेंट होता है, दिस इज एक्चुअली बिलोंग्स टू ग्रीन एल्जी, तो ये फिलामेंटस टाइप की एल्जी है स्पायरोगायरा। इसके इस फिलामेंट के अंदर आपको इसका क्लोरोप्लास्ट स्पाइरल फॉर्म में नजर आएगा। ये आपको जो स्पाइरल शेप का एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दिस इज एक्चुअली इट्स क्लोरोप्लास्ट। तो इस स्पायरोगायरा का फिलामेंट लेकर उसने पेट्री प्लेट के अंदर रखा और इस पेट्री प्लेट में इस स्पायरोगायरा के फिलामेंट के ऊपर इसने डिफरेंट कलर्स की लाइट को एक्सर्ट किया बाय पासिंग थ्रू अ प्रिज्म। फिजिक्स में आपने प्रिज्म देखा होगा, प्रिज्म एक ऐसा
ग्लास का एक अपरेटस आप इसको समझ लें, एक ऐसा अपरेटस है कि जिसमें से अगर लाइट को पास करवाई जाए तो वो लाइट इस तरह से स्कैटर हो जाती है और उसके जो डिफरेंट कलर्स हैं वो स्प्लिट कर जाएंगे, डिफरेंट वेवलेंथ्स अलग अलग हो जाएंगी। तो इस तरह से ये विजिबल लाइट, इसके जो 7 डिफरेंट कलर्स हैं वो यूं प्रिज्म से गुजारे गए तो वो स्प्लिट हो गए और अब स्पायरोगायरा के डिफरेंट रीजन्स के ऊपर ये डिफरेंट कलर्स की लाइट यहाँ पर एग्जर्ट हो रही है। अच्छा, आपको इस विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर ये जो 7 कलर्स हैं ये बिल्कुल आपको याद होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले ये वायलेट आ जाता है, वायलेट के बाद फिर ये इंडिगो आ जाएगा, फिर ब्लू पोर्शन आ जाता है, फिर उसके बाद ग्रीन पार्ट आ जाएगा, फिर येलो आएगा, फिर ऑरेंज आ जाएगा और आखिर में फिर ये रेड पोर्शन आ जाता है। तो ये इस तरह से वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, आपने ये सीक्वेंस याद रखना है। यहाँ पे इसके हवाले से क्वेश्चन हो सकते हैं। अच्छा, तो ये देखो TW एंजलमैन ने क्या किया कि प्रिज्म से जब लाइट को गुजारा तो वो लाइट यूं स्प्लिट हो गई, तो स्पायरोगायरा के डिफरेंट रीजन्स के ऊपर ये डिफरेंट लाइट, डिफरेंट कलर्स की लाइट एक्सर्ट हो रही है और अब ये स्पायरोगायरा इन डिफरेंट कलर्स की लाइट के एक्सपोजर के रिजल्ट में फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना शुरू कर देता है। अच्छा, TW एंजलमैन ने ऐसा किया कि इस बैटरी प्लेट में जहां पे ये स्पायरोगायरा को प्लेस किया हुआ था और इसके ऊपर ये डिफरेंट कलर्स की लाइट को एक्सर्ट किया गया था, इस बैटरी प्लेट के अंदर उसने एरोबिक बैक्टीरिया को वहां पर प्लेस कर दिया। देखो, ये एरोबिक बैक्टीरिया या एरोबिक के लिए एक और टर्म यूज की जाती है, एरोटैक्टिक बैक्टीरिया। एरोटैक्टिक से मतलब है कि जो ऑक्सीजन लवर बैक्टीरिया होते हैं, जो ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो एरोटैक्टिक बैक्टीरिया या इनको एरोबिक बैक्टीरिया भी कहा जा सकता है। तो ये एरोबिक या एरोटैक्टिक बैक्टीरिया इसने उस बैटरी प्लेट के अंदर प्लेस कर दिए थे और उसके बाद उसने देखा कि थोड़ी देर के बाद जब फोटोसिंथेसिस शुरू हुआ तो ये एरोटैक्टिक बैक्टीरिया या एरोबिक बैक्टीरिया ये इस स्पायरोगायरा फिलामेंट के गिर्द इकट्ठे होना शुरू हो गए। शुरू में ये बैक्टीरिया सारे रैंडमली प्लेस थे, लेकिन थोड़ी देर के बाद इनके खास पैटर्न उसने ऑब्जर्व किया स्पायरोगायरा फिलामेंट के इर्द गिर्द। और वो खास पैटर्न क्या था कि जिस हिस्से के ऊपर स्पायरोगायरा के फिलामेंट के जिस हिस्से के ऊपर ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू पोर्शन, ठीक है, वायलेट टू ब्लू पोर्शन ये जिस हिस्से पर एक्सर्ट हो रहा था वहां पर ये एरोटैक्टिक बैक्टीरिया या एरोबिक बैक्टीरिया बहुत ज्यादा एग्रीगेटेड थे, या फिर जिस हिस्से के ऊपर ये ऑरेंज रेड पोर्शन एक्सर्ट हो रहा था उस हिस्से के अंदर ये एरोटैक्टिक बैक्टीरिया बहुत ज्यादा एग्रीगेटेड थे, जबकि दरमियान में जो येलो और ग्रीन लाइट वाले एरियाज थे जहां पर येलो और ग्रीन लाइट एक्सर्ट हो रही थी वहां पर बहुत रेयर एरोटैक्टिक बैक्टीरिया नजर आए। तो ये जो एरोटैक्टिक बैक्टीरिया का इन खास जगहों पर एग्रीगेट करना है, इकट्ठे होना है, ये किस बात की इंडिकेशन है? देखो, फोटोसिंथेसिस जब परफॉर्म होता है तो कोई भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म वो ऑक्सीजन यील्ड करता है। अगर उसमें ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस हो रही है तो वो ऑक्सीजन यील्ड करता है। जैसे ये ग्रीन एल्गी ये भी ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं और इनमें भी जो बाय प्रोडक्ट है वो ऑक्सीजन की फॉर्म में। तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होगा और ऑक्सीजन लिबरेट होगी तो स्पायरोगायरा फिलामेंट के ये गिर्द इन एरोटैक्टिक बैक्टीरिया का कुछ खास जगहों पर एग्रीगेट होने का ये मतलब निकलता है कि इस जगह पर ऑक्सीजन ज्यादा निकल रही होगी और इस जगह पर ऑक्सीजन कम निकल रही होगी। इसी वजह से जिस जगह पर ऑक्सीजन ज्यादा है वहां पर ये बैक्टीरिया ज्यादा है। और ऑक्सीजन ज्यादा निकलने का क्या मतलब होगा? ऑक्सीजन ज्यादा निकलने का मतलब है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इस जगह पर ज्यादा है। तो जिस जगह पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा है वहां पर ऑक्सीजन ज्यादा लिबरेट हो रहा है और ऑक्सीजन ज्यादा लिबरेट होने की वजह से ये बैक्टीरिया उस जगह पर ज्यादा एग्रीगेटेड हैं। तो इस तरह से इन बैक्टीरिया की इन एग्रीगेशन को ऑब्जर्व करते हुए TW एंजलमैन ने ये अज्यूम किया कि भाई ये जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है डिफरेंट रीजन्स ऑफ स्पायरोगायरा के अंदर ये एक जैसा नहीं है। और अगर ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिफरेंट रीजन ऑफ स्पायरोगायरा में एक जैसा नहीं है तो उसकी वजह क्या होगी? उसकी वजह फिर बिल्कुल यही हो सकती है क्योंकि डिफरेंट रीजन्स ऑफ स्पायरोगायरा के ऊपर डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट को एक्सर्ट किया गया था, तो इस वजह से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वहां पे वेरी कर रहा है। तो उसने इससे ये कंक्लूजन ड्राइव किया कि डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट, कलर्स रेफर्स टू द वेवलेंथ, याद रखिए, क्योंकि ये जो डिफरेंट वेवलेंथ्स होती हैं ये डिफरेंट कलर्स में अपीयर होती हैं। तो डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट या डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट हैव डिफरेंट इफेक्टिवनेस फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस।
या दूसरे लफ्जों में ऑल द वेवलेंथ्स ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम हैव डिफरेंट इफेक्टिवनेस फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये आइडिया कंसीव किया था टी.डब्ल्यू. एंजलमैन ने अपने इस एक्सपेरिमेंट से, और इस आइडिया को नाम दिया गया एक्शन स्पेक्ट्रम। आप यहां पर इस ग्राफ की फॉर्म में ये एक्शन स्पेक्ट्रम मुलाहिजा कर रहे हैं कि देखो, हम यहां पर जिस जगह पर ये ज्यादा बैक्टीरिया हैं तो उस जगह को यहां पर ग्राफ की फॉर्म में इंडिकेट कर सकते हैं कि जिस जगह पर जितने ज्यादा बैक्टीरिया वहां पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस उतना ज्यादा है। तो यूं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को आप यहां पर इस वाई एक्सिस के ऊपर प्लेस करें और एक्स एक्सिस के ऊपर आप इस तरह वेवलेंथ प्लेस करें और ये ग्राफ ड्रॉ करें, तो आपके सामने ये एक इस तरह से ग्राफ बनता है जिसमें डिफरेंट वेवलेंथ्स की इफेक्टिवनेस को इंडिकेट किया जा रहा है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड दिस ग्राफ इज नोन एज एक्शन स्पेक्ट्रम। तो एक्शन स्पेक्ट्रम को कैसे डिफाइन करेंगे आप? दिस इज defined as a graph which shows the effectiveness of different wavelengths of light for the process of photosynthesis। ठीक है भाई, तो इस ग्राफ को एक्शन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप माइंड में रखिए। यानी मुख्तलिफ तरह से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्शन स्पेक्ट्रम क्या चीज़ है। ये दरअसल एक कॉन्सेप्ट है जो इंडिकेट कर रहा है डिफरेंट वेवलेंथ्स की इफेक्टिवनेस को फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। याद रखो, एक्शन स्पेक्ट्रम हम फोटोसिंथेसिस के लिए बनाते हैं, एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस, या इसको हम कह सकते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ अ प्लांट। आप किसी प्लांट का एक्शन स्पेक्ट्रम बना सकते हैं। ठीक है, एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ पिगमेंट नहीं होता। पिगमेंट का जो स्पेक्ट्रम बनाया जाएगा वो अभी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आगे चलकर आपको बताते हैं। तो एक्शन स्पेक्ट्रम आपने याद रखना है कि ये प्लांट के लिए बनाया जाएगा या फिर ये प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए बनाया जाएगा। एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस या एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ प्लांट। जैसे अगर आपसे ये कहा जाए कि किसी प्लांट का एक्शन स्पेक्ट्रम बनाना हो तो क्या किया जाएगा? देखो, किसी भी प्लांट का अगर एक्शन स्पेक्ट्रम बनाना है, जैसे आपने देखा कि टी.डब्ल्यू. एंजलमैन ने ये एक्शन स्पेक्ट्रम ड्रॉ किया स्पायरोगायरा की मदद से। स्पायरोगायरा फिलामेंट को डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट इस तरह स्प्लिट करके प्रोवाइड की। लेकिन अगर हम किसी पॉटेड प्लांट का एक्शन स्पेक्ट्रम बनाना चाहते हैं तो क्या ऐसा ही करेंगे? नो, ऐसी सूरत में फिर ये इस तरह का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं करना होगा। ऐसी सूरत में आपको क्या करना होगा? एक्शन स्पेक्ट्रम बनाने के लिए आपको प्लांट को एलिमिनेट करना होगा डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट में वन बाय वन। जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ पर कि आप ये डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट के अंदर प्लांट को एक्सपोज कर रहे हैं। एक बार रेड कलर की लाइट उसको प्रोवाइड की है, ब्लू दी है, ग्रीन दी है, यूं इस तरह से डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट वन बाय वन उसको प्रोवाइड करेंगे। एंड द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मेजर्ड इन ईच कलर ऑफ लाइट। आप हर एक कलर में उसको एक्सपोज करके उस प्लांट का रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मेजर कर लेंगे। आप यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा कि ये इधर कोई और प्लांट है और यहां पर कोई और प्लांट है। तो आपने जब किसी एक प्लांट का एक्शन स्पेक्ट्रम तैयार करना है तो आप उसी प्लांट को डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट में वन बाय वन एक्सपोज करेंगे और हर कलर की लाइट में उसका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिटरमिन करेंगे। अच्छा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कैसे डिटरमिन किया जाएगा? तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को डिटरमिन करने के दो तरीके हो सकते हैं। या तो आप कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट कंज्यूम कर रहा होता है उसको मेजर कर लें कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम है, उससे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का अंदाजा लगाया जा सकता है। या फिर दूसरा तरीका होता है बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस बाय द प्लांट बॉडी, क्योंकि जितनी ऑक्सीजन ज्यादा प्रोड्यूस होगी उतना रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा माना जाएगा। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी डिटरमिन्ड आइदर बाय measuring the amount of CO2 or by measuring the amount of O2 produced। दोनों को मेजर करके आप इसका सम लेकर रेट को डिटरमिन नहीं कर सकते। कीप इन योर माइंड, आपको या तो ये वाला मेथड यूज करना होगा या ये मेथड यूज करना होगा। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से आप रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को मेजर कर लेंगे और उसके बाद फिर जो डाटा हासिल होगा उसको आप एक ग्राफ की फॉर्म में प्लॉट कर लेंगे और उस ग्राफ के अंदर आपने एज यूजुअल वाई एक्सिस के ऊपर क्या प्लेस करना है? आपने वाई एक्सिस के ऊपर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को शो करना है, रेट, और जबकि एक्स एक्सिस के ऊपर आपने वेवलेंथ्स को शो करना है कि डिफरेंट जो कलर्स आपने यूज किए थे कि वायलेट कलर में क्या रेट रहा, इंडिगो कलर में क्या रेट रहा और इसी तरह से ब्लू कलर में क्या रेट रहा। तो यूं जब आप एक ग्राफ तैयार करेंगे
तो आपके सामने यूं डिफरेंट कलर ऑफ लाइट की इफेक्टिवनेस पता चल जाएगी कि डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट में क्या रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वहां पे अपीयर हुआ है। इस तरह से आप किसी भी एक प्लांट का एक्शन स्पेक्ट्रम बना सकते हैं। अच्छा, आप देखो इस हवाले से आगे आपको प्रैक्टिस एमसीक्यूज प्रोवाइड करेंगे, लेकिन अभी हम एक और एस्पेक्ट को यहाँ पे कवर करते हैं कि ये जो लाइट एनर्जी प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है और उसके बाद फिर वो उसको इस्तेमाल में लाकर उसको केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, तो ये यूटिलाइज कैसे होगी एनर्जी, यूटिलाइजेशन ऑफ लाइट एनर्जी इन फोटोसिंथेसिस। एक्चुअली देखो, प्लांट जब ये लाइट एब्जॉर्ब करता है ना, तो अभी अगला जो हमारा एस्पेक्ट है वो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। प्लांट के पास खास किस्म के कंपाउंड है दैट एब्जॉर्ब लाइट। तो ये देखो, ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट विच एब्जॉर्ब लाइट। जब भी कोई सब्सटेंस लाइट एब्जॉर्ब करता है तो एक्चुअली ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, देखो क्या होगा, कोई भी सब्सटेंस लाइट एब्जॉर्ब करेगा और ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट व्हाट विल हैपन, फोटॉन्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं ना, फोटॉन्स लाइट के पार्टिकल फोटॉन, और वो फोटॉन्स एब्जॉर्ब होने के बाद क्या करेंगे उस सब्सटेंस के अंदर, दे विल कॉज एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटेशन कॉज करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स उस सब्सटेंस के अंदर एक्साइटेड हो जाते हैं, तो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स परफॉर्म होगा। और ये इलेक्ट्रॉन्स जब एक्साइट कर जाते हैं तो दीज एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को छोड़ना शुरू कर देते हैं। यानी जिस एटम के अंदर जो भी एटम लाइट एब्जॉर्ब करता है तो उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर जाते हैं। आपको एटम का स्ट्रक्चर यकीनन पता होगा। एटम के सेंटर में इस तरह से न्यूक्लियस मौजूद है जिसके अंदर उसके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं, और जबकि बाहर जो शेल्स प्रेजेंट हैं उन शेल्स में उसके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखो, जब भी किसी एटम के अंदर लाइट एब्जॉर्ब होती है तो उस एटम के शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होना शुरू हो जाते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होता है, एक्साइट होने का मतलब एनर्जी गेन कर लेता है ना, वो थोड़ा सा मुश्तिल हो जाता है। तो देखिए, जब आपके अंदर ज़्यादा एनर्जी होती है तो ज़्यादा उछलते कूदते हैं। बिल्कुल इसी तरह से इन इलेक्ट्रॉन्स में जब ये एनर्जी ज़्यादा आ जाएगी तो ये उछलकर अपने हायर शेल के अंदर चले जाएंगे। तो इसी तरह से मज़ीद एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो उससे हायर शेल में, और एक वक्त आएगा कि इतनी एनर्जी उसमें आ गई है कि वो अपने एटम को छोड़कर वो इलेक्ट्रॉन कहीं किसी दूसरे एटम के अंदर चला जाएगा। यूँ इस तरह से एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट के रिजल्ट में इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटेशन होगी, और एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्ट्स इनटू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू कर देते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो शुरू हो जाएगा। जैसा कि आपको इस डायग्राम में नजर आ रहा है कि ये आपको पिगमेंट्स का क्लस्टर दिखाई दे रहा है, और इस पिगमेंट क्लस्टर से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होने के बाद फ्लो कर रहे हैं, और फ्लो करते हुए ये डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं जिनको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहा जाता है। अभी आगे चलकर इसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। तो इस तरह से ये पिगमेंट से इलेक्ट्रॉन्स निकलकर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के थ्रू फ्लो करते हैं, और जब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन फ्लो आप देख रहे हैं ये हाइड्रोजन आयंस पंप हो रहे हैं फ्रॉम स्ट्रोमा साइड टू ल्यूमेन ऑफ द थाइलेक्वाइड। ठीक है, ये सारा कुछ असल में थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन्स के अंदर मौजूद है। तो वहां पर ये आपको हाइड्रोजन आयंस की पंपिंग होती हुई नजर आ रही है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन फ्लो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कॉजेज द पंपिंग ऑफ, ये बात अभी आगे चलकर डिटेल से भी हम पढ़ेंगे। यहाँ पर चूंकि हम लाइट का रोल पढ़ रहे हैं तो हम सारी चीजों को यहाँ पे साथ साथ कवर कर रहे हैं। तो देखो, इस इलेक्ट्रॉन फ्लो की वजह से क्या हुआ, पंपिंग ऑफ H प्लस आइन। जो H प्लस आइंस है इनको हम यहाँ पे प्रोटॉन्स का नाम देंगे, दीज आर एक्चुअली द प्रोटॉन्स। ठीक है, तो ये H प्लस आइंस दीज आर एक्चुअली प्रोटॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से प्रोटॉन की पंपिंग हुई है, और ये जो पंपिंग ऑफ प्रोटॉन है उसके नतीजे में जो यहाँ पर प्रोटॉन्स का एक कलेक्शन डेवलप हुआ है, इसको कहा जाता है प्रोटॉन ग्रेडियंट। इसे क्या कहा जाता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट। ये भी आगे अगले लेक्चर में जब हम लाइट रिएक्शन पढ़ेंगे वहां पर भी आपको ये चीजें डिटेल के साथ समझाएंगे। तो आपने ये याद रखना है कि इस पंपिंग ऑफ प्रोटॉन की वजह से यहाँ पर प्रोटॉन्स की कलेक्शन डेवलप हो जाएगी विच इज कॉल्ड प्रोटॉन ग्रेडियंट। तो ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट यहाँ पे स्टैब्लिश हुआ है, इस प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से ये एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है एटीपी सिंथेज, इट बिगिन टू वर्क, ये एक्टिवेट हो जाएगा, अदरवाइज ये काम नहीं कर रहा था। तो जैसे ही एक्टिवेट होगा ड्यू टू दिस प्रोटॉन ग्रेडियंट,
तो ये एक रिएक्शन परफॉर्म करता है जिसमें एडीपी के अंदर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ये ऐड करता है और एटीपी बना देता है। ठीक है, तो प्रोटॉन ग्रेडियंट ये क्या करेगा, इट एक्टिवेट्स द एटीपी सिंथेज, एक्टिवेट्स एटीपी सिंथेज। ये एंजाइम एटीपी सिंथेज है, इसको ये एक्टिवेट कर देता है प्रोटॉन ग्रेडियंट, और जब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट इसको एक्टिवेट करता है तो ये रिएक्शन यहाँ कैटलाइज होगा जिसमें एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से कंबाइन होकर एटीपी बन जाता है, और इन दिस वे एटीपी आर सिंथेसाइज, यानी आखिर में क्या हुआ, सिंथेसिस ऑफ एटीपी। तो आपने देखा कि लाइट की एनर्जी यूटिलाइज कैसे हो रही है, तो ये लाइट एनर्जी की यूटिलाइजेशन ऐसे हो रही है कि सबसे पहले लाइट की एब्जॉर्प्शन होती है जिससे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, उससे पंपिंग ऑफ प्रोटॉन्स होगी और प्रोटॉन ग्रेडियंट स्टैब्लिश होगा जो कि एटीपी सिंथेसिस को एक्टिवेट करेगा और रिजल्ट में एटीपी बनेगा। तो इनडायरेक्टली हम ये कहेंगे कि जो एनर्जी सनलाइट के पास थी अब वो ये एटीपी में ट्रांसफॉर्म हो गई है। तो इस तरह से लाइट एनर्जी की यूटिलाइजेशन होती है। ठीक है, आपने ये इस यूटिलाइजेशन ऑफ लाइट एनर्जी में जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट मुलाहिजा किया है इसको याद रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये अभी परेशान नहीं होना आपने, ये ज्यादा डिटेल के साथ अभी आगे हम लाइट रिएक्शन के अंदर इस पूरे फेनोमेना को डिस्कस करेंगे। यहां पर आप ये ब्रीफली बस ये याद रख लें कि लाइट एनर्जी की यूटिलाइजेशन कैसे हो रही थी। ठीक है भाई, तो इस तरह से आपको लाइट वाला जो एस्पेक्ट है वो पूरी तरह से समझ में आ गया। अब इस हवाले से देखिए कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे लेते हैं। द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर लीविंग द फोटो सिस्टम बिगिन टू फ्लो थ्रू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड देयर एनर्जी इज यूटिलाइज इन द फॉर्मेशन ऑफ, देखो जब ये लाइट अब्जॉर्ब हुई, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुए ना, तो उसके बाद फोटो सिस्टम किसे कहते हैं, ये जो पिगमेंट्स का क्लस्टर अभी आपको मैंने इंडिकेट किया था, अभी मैं इसको डिटेल से बताऊंगा अभी, तो फोटो सिस्टम इसे कहते हैं। तो फोटो सिस्टम से इलेक्ट्रॉन्स लीव कर जाते हैं और वो फ्लो करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू, और उनकी एनर्जी यूटिलाइज होती है किस चीज की फॉर्मेशन में, तो बताएं एटीपी और NADPH2 की फॉर्मेशन में, या एटीपी और NADH2 की फॉर्मेशन में, या फिर O2 और H2 की फॉर्मेशन में ये यूटिलाइज हो रही है, या फिर ये जो ग्लूकोज ऑक्सीजन और H2O की फॉर्मेशन इसमें यूटिलाइज हो रही है। तो राइट आंसर क्या होगा, तो यहां पर अक्सर बच्चे ये डी ऑप्शन की तरफ भागते हैं क्योंकि दीज आर द फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स, तो इस वजह से वो कहते हैं कि शायद ये डी आंसर सही होगा, लेकिन नहीं, आपने यहाँ पे केयरफुल रहना है। द राइट आंसर इज ATP एंड NADPH2। दीज टू आर एक्चुअली द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन, ये लाइट रिएक्शन की प्रोडक्ट्स हैं। अगरचे ओवरऑल फोटोसिंथेसिस की प्रोडक्ट्स तो ये हैं, लेकिन लाइट रिएक्शन की प्रोडक्ट्स क्या हैं, प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन, ये भी लाइट रिएक्शन में डिटेल से हम इस बात को देखेंगे। तो लाइट रिएक्शन की प्रोडक्ट्स आपने याद रखनी है ATP और NADPH2 है। तो दरअसल ये जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है इसकी एनर्जी ATP और NADPH2 की फॉर्मेशन में यूटिलाइज हो रही है। अंडरस्टैंड। उसके बाद इसी तरह एक और क्वेश्चन आप देखिए कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी मेजर्ड। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अभी हमने मेजर किया था, इसका हमने जिक्र किया, तो कैसे मेजर करते हैं, बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ CO2 कंज्यूम्ड या बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ O2 प्रोड्यूस्ड, आइदर A और B और सम ऑफ A और एंड B। तो अब इसमें देखो गलती का यहाँ पे चांस है, कुछ बच्चे ये चूंकि देखते हैं कि दोनों मेथड यूज हो रहे हैं तो वो सम ऑफ A एंड B को चूज कर लेते हैं, जो कि गलत है। इवन यहां पर बोथ A एंड B लिखा होता तो तब भी गलत हो जाता। आपने आइदर A और B को प्रेफर करना ओवर बोथ A एंड B या फिर सम ऑफ A एंड B। ठीक है, इस पर आपने प्रेफर करना है आइदर A और B को, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक मेथड यूज किया जाता है, दोनों मेथड एक साथ यूज नहीं किए जा रहे होते हैं फोटोसिंथेसिस का रेट मेजर करने के लिए। ठीक, अच्छा, तो उसके बाद अब हम अगला एस्पेक्ट शुरू करते हैं और वो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। लाइट का रोल क्लियर हो गया, उसके बाद आगे आते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर यूज होने वाले पिगमेंट्स के मुतालिक। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि पिगमेंट होता क्या है, पिगमेंट टर्म हम किसके लिए यूज कर रहे हैं। याद रखो बच्चों कि पिगमेंट इज एनी सब्सटेंस दैट एब्जॉर्ब लाइट। सिंपल वर्ड्स में आप इसको कह लें लाइट एब्जॉर्बिंग सब्सटेंसेस। कोई भी सब्सटेंस जो लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है वो पिगमेंट है, और जो लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा वो पिगमेंट नहीं है। मिसाल के तौर पर ये जो व्हाइट सरफेस आपको नजर आ रही है ना, ये कोई लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर रही,
ये जितना भी ये जो विजिबल स्पेक्ट्रम है वो सारा इसके साथ टकरा के रिफ्लेक्ट हो रहा है और इसी वजह से हमें ये वाइट कलर नजर आ रहा है। असल में ये जितने भी 7 कलर्स हैं, इन 7 कलर का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? वाइट। तो वाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 7 कलर। ठीक है, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 7 कलर्स। 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन वाइट है। और अगर कोई ऐसी चीज हो जो इन 7 के 7 कलर्स को एब्जॉर्ब कर ले, ये तो व्हाइट सरफेस ऐसी थी जो इनमें से किसी भी कलर को एब्जॉर्ब नहीं कर रही थी, रिफ्लेक्ट कर रही थी, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है जो 7 के 7 कलर्स को एब्जॉर्ब कर ले, तो वो कौन सी चीज होगी? वो इस तरह का ये ब्लैक कलर है। ये जो आपको ब्लैक सरफेस नजर आ रही है, ये दरअसल इन 7 कलर्स को एब्जॉर्ब करी। इस वजह से जब ये 7 कलर डिसअपीयर होते हैं तो आपके सामने कलर कैसा अपीयर होता है? ब्लैक। आप ये बात याद रखिएगा कि कोई पिगमेंट जिस कलर का नजर आ रहा है, यानी अगर ये रेड कलर की ये राइटिंग आपको लिखी हुई नजर आ रही है, तो ये क्यों रेड कलर की नजर आ रही है? क्योंकि रेड कलर ये एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है ये पिगमेंट, और वो रेड कलर चूंकि रिफ्लेक्ट कर रहा है तो हमें ये रेड कलर में नजर आ रहा है। ये जो ब्लू कलर की राइटिंग है, इसने ब्लू कलर को एब्जॉर्ब नहीं किया तो वो हमें नजर आ रहा है। तो कोई पिगमेंट जिस कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो जाती है उसके अंदर, वो डिसअपीयर हो जाती है, और जो वेवलेंथ उस पिगमेंट में एब्जॉर्ब नहीं होती वो विजिबल रहती है, वो नजर आती है। ठीक है, तो इस तरह से पिगमेंट अपने कलर्स को शो करते हैं। तो पिगमेंट क्या होते हैं? इनको आप कलर्ड कंपाउंड्स कह सकते हैं, या इवन ब्लैक इज ऑल्सो अ पिगमेंट बट नॉट व्हाइट। व्हाइट तो कोई ऐसा सब्सटेंस नहीं है जो लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, इस वजह से व्हाइट के अलावा बाकी तमाम कलर्स को, इवन ब्लैक कैन आल्सो बी कॉल्ड एज पिगमेंट। अच्छा, अब ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, तो हायर प्लांट्स के अंदर अगर हम इनको कैटेगराइज करें तो 2 मेजर ग्रुप्स आपको हायर प्लांट्स में नजर आएंगे। वो 2 मेजर ग्रुप्स कौन से हैं? उनमें से एक ग्रुप को कहा जाएगा क्लोरोफिल। ये आपको क्लोरोफिल ग्रुप नजर आ रहा है, क्लोरोफिल। और दूसरा ग्रुप है कैरोटीनॉइड्स। दीज 2 आर कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स। तो इस तरह से ये 2 मेजर ग्रुप्स हैं पिगमेंट्स के जो हायर प्लांट्स में पाए जाते हैं, क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स। अगरचे प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स जो कि एल्जी हैं, उनको भी यहाँ पे शुमार किया जाए। एल्जी आर एक्चुअली प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स, दे आर नॉट ट्रू प्लांट्स, ये प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हैं। तो एल्जी को भी यहाँ पे अगर डिस्कशन में शामिल किया जाए तो एक्चुअली एल्जी में आपको क्लोरोफिल की इन 2 टाइप्स के अलावा, ये जो हायर प्लांट्स में आपको नजर आ रहे हैं क्लोरोफिल ए एंड बी, इनके अलावा आपको क्लोरोफिल की मजीद फॉर्म्स भी मिलेंगी। क्लोरोफिल ए के साथ बी, और इसके अलावा सी, डी और ई, ये 5 किस्म के क्लोरोफिल आपको एल्जी में मिलेंगे। और कैरोटीनॉइड्स, ये दोनों कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल, ये भी अगरचे एल्जी के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ एल्जी के अंदर एक और टाइप का कंपाउंड भी मौजूद होता है, उसे कहते हैं फाइकोबिलिन। फाइकोबिलिन, तो फाइकोबिलिन भी इनके पास मौजूद है। जैसे खासतौर पर रेड एल्जी, उसके अंदर फाइकोएरिथ्रिन नाम का एक पिगमेंट मौजूद होता है। तो फाइकोएरिथ्रिन रेड कलर का पिगमेंट ये रेड एल्जी में मौजूद है। तो एल्जी के अंदर आपको ये कुछ पिगमेंट्स में डिफरेंस दिखाई दे रहा है। अच्छा, इसी तरह से बैक्टीरिया की अगर हम बात करें, साइनोबैक्टीरिया के अलावा जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, उनके पास क्लोरोफिल की एक और किस्म है, उसे कहते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल। उसे क्या कहते हैं? बैक्टीरियो क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल की एक और किस्म है। अब देखो, ओवरऑल क्लोरोफिल की कौन कौन सी अक़साम होगी? 5 किस्म के ये क्लोरोफिल, ए बी सी डी ई, और एक क्लोरोफिल की किस्म बैक्टीरिया में पाई जाती है। अदर देन साइनोबैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया, उनके पास ये पिगमेंट की किस्म मौजूद है। सही। अच्छा, इन तमाम पिगमेंट्स में आप ये याद रखिए कि ये जो क्लोरोफिल ए है, ये एक ऐसा पिगमेंट है जो आपको ना सिर्फ हायर प्लांट्स में नजर आ रहा है बल्कि इवन एल्जी के अंदर भी ये नजर आ रहा है। और मजे की बात ये है कि एल्जी की जो डिफरेंट क्लासेस हैं, अभी हम आगे चलकर एल्जी की डिफरेंट क्लासेस को भी पढ़ेंगे प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर, तो वहां पर भी आप देखेंगे कि एल्जी की डिफरेंट क्लासेस में क्लोरोफिल ए लाजमी प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल ए के साथ कोई दूसरा पिगमेंट हो सकता है, लेकिन क्लोरोफिल ए मस्ट बी प्रेजेंट। बिल्कुल इसी तरह से जैसे आपने यहाँ पे क्लोरोफिल ए को देखा, तो कैरोटीन भी एक ऐसा पिगमेंट है, कैरोटीन, जो कि ना सिर्फ ये ट्रू प्लांट्स के अंदर मौजूद है बल्कि इसके साथ साथ आपको एल्जी की भी तमाम क्लासेस में कैरोटीन पिगमेंट जरूर नजर आएगा। लेकिन बाकी जो पिगमेंट्स हैं वो आपको डिफर करते हुए दिखाई देते हैं।
अच्छा, इससे पहले कि हम मजीद ये जो करेक्टर्स हैं इनको डिस्कस करें, यहाँ पर एक क्वेश्चन हम यहाँ पे लेना चाहेंगे ताकि ये जो डिस्कशन किया हमने पिगमेंट की अक्रेंस के हवाले से वो थोड़ा पुख्ता हो सके। तो ये क्वेश्चन आपके सामने यूँ आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट आर फाउंड इन ऑल ग्रुप्स ऑफ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। तो उसमें आपके सामने ऑप्शन है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन एंड ज़ेंथोफिल, और पूछा गया है कि आप बताइए कि इनमें से कौन से पिगमेंट्स हैं जो कि तमाम ग्रुप्स ऑफ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में यकसा तौर पर मौजूद हैं। तो इसमें आप देखिए कि क्या 1 and 2 ओनली होगा, 1 and 2 क्लोरोफिल ए और बी, क्या ये तमाम फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में यकसा तौर पर मौजूद हैं, या 1 and 3 क्लोरोफिल ए एंड कैरोटीन, या फिर सी ऑप्शन क्लोरोफिल ए, बी और कैरोटीन 1, 2 and 3 ओनली, या फिर ये डी ऑप्शन, ये चारों के चारों तमाम फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में यकसा तौर पर मौजूद हैं, या फिर नन ऑफ देम। चले एक और ऑप्शन हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं कि 1 ओनली, ठीक है, 1 ओनली को भी यहाँ पे ऐड कर लेते हैं कि सिर्फ क्लोरोफिल ए ऐसा कंपोनेंट है, ऐसा पिगमेंट है विच इज फाउंड इन ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पर अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और जो अभी हमने डिस्कशन किया उसके वाले से कुछ बच्चे तो ये क्लोरोफिल ए और सी यानी क्लोरोफिल ए और कैरोटीन को चूज करते हैं, यानी 1 और 3 को चूज करते हैं कुछ बच्चे कि ये आंसर होना चाहिए, और कुछ बच्चे कहते हैं कि सिर्फ क्लोरोफिल ए ऐसा पिगमेंट है जो तमाम फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में यकसा तौर पर मौजूद है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ये याद रखिए कि यहाँ पर बात हो रही है ऑल ग्रुप्स ऑफ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, तो इसमें बैक्टीरिया भी शामिल हो गए हैं, और आपको अभी बताया कि बैक्टीरिया में एक डिफरेंट क्लोरोफिल है। तो ऐसी सूरत में कोई भी इनमें से कोई ऐसा पिगमेंट नहीं है जो तमाम फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में यकसा तौर पर मौजूद हो। तो राइट आंसर यहां पर होगा नन ऑफ देम। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये ऑप्शन होंगे, नन ऑफ देम की तरफ आपने जाना है। और अगर यही सवाल थोड़ा सा वर्डिंग चेंज करके पूछा जाए, देखो यहाँ पर ऑल ग्रुप्स ऑफ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स की बजाय यूं सवाल हो कि ऑल ग्रुप्स ऑफ फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स, और ऑप्शंस अगेन आपके सामने उसी तरह से अपीयर होते हैं। तो अब बताइए राइट आंसर क्या होगा। अब हमने यहाँ से बैक्टीरिया को एक्सक्लूड कर दिया, तो अब जब सिर्फ फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स की बात होगी यानी प्लांट्स एज वेल एज अल्जी की बात होगी, तो ऐसी सूरत में फिर राइट आंसर क्या होगा, ये 1 and 3 ओनली। राइट आंसर इज 1 and 3 ओनली। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को टैकल करना है। अच्छा, दोबारा हम वो पिगमेंट्स की लिस्ट की तरफ जाते हैं, उसमें से मजीद कुछ क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करने। देखिए, आपने ये जो पिगमेंट्स हैं, इन पिगमेंट्स के हवाले से कुछ बुनियादी बातें और भी याद रखनी है। हम यहाँ पर चूंकि हायर प्लांट्स को डिस्कस कर रहे हैं, एल्जी और बैक्टीरिया को डिटेल से कवर नहीं कर रहे फोटोसिंथेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हायर प्लांट्स के पिगमेंट्स को अगर पूछा जाए तो उसमें क्लोरोफिल ए भी होगा, बी भी होगा, कैरोटीन भी होगा और ज़ेंथोफिल भी होगा। ये चारों पिगमेंट आपको ट्रू प्लांट्स में लाजमी मिलेंगे। अच्छा, इसमें आप देखिए इन पिगमेंट के कलर्स याद रखने हैं आपने कि क्लोरोफिल ए ब्लूइश ग्रीन है, ये येलोइश ग्रीन है। ओवरऑल क्लोरोफिल का कलर पूछा जाए तो ग्रीन कलर आपने ऑप्ट करना है, और जबकि कैरोटीन ऑरेंज रेड और ज़ेंथोफिल येलो पिगमेंट है। तो इनका कलर अक्सर एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है, इनको आप याद रखें। इसके अलावा इनकी केमिकल नेचर आपको पता होना चाहिए। क्लोरोफिल कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है, लेकिन इसके बरक्स जो कैरोटीनॉइड से ये टर्पिनॉइड ग्रुप से बिलोंग करते हैं, लिपिड ग्रुप से बिलोंग करते हैं, और इनके रोल्स भी आपको पता होने चाहिए। क्लोरोफिल ए नेसेसरी पिगमेंट है। नेसेसरी से क्या मुराद है अभी आगे आपको समझाएंगे डिटेल से। नेसेसरी से यहाँ पर फिलहाल मुराद ये है कि ये पिगमेंट लाइट रिएक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा। डायरेक्टली कैसे, वो अभी आगे डिटेल में इसके ऊपर बात होगी, ठीक है। तो ये डायरेक्टली इन्वॉल्व है, इस वजह से इसको नेसेसरी पिगमेंट कह रहे हैं, जबकि बाकी जो पिगमेंट्स है वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, यानी जो भी लाइट ये बाकी क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड एब्जॉर्ब करते हैं वो क्लोरोफिल ए को अल्टीमेटली प्रोवाइड कर देते हैं, और क्लोरोफिल ए से आगे लाइट रिएक्शन ड्राइव होता है। इस वजह से हम कह रहे हैं कि क्लोरोफिल ए डायरेक्टली इन्वॉल्व है और बाकी पिगमेंट इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। तो बाकी पिगमेंट्स को इसी मुनासबत से एक्सेसरी पिगमेंट्स कहा जाता है। ठीक होगी बात। अच्छा, तो उसके बाद हम आगे कुछ और चीज़ों को भी यहाँ पे कवर करते हैं। देखिए, जब भी पिगमेंट की बात होगी तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का जिक्र जरूर आएगा। अभी हमने जिक्र किया था कि जो पिगमेंट हैं ये लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, लाइट एब्जॉर्बिंग कंपाउंड्स को पिगमेंट कहते हैं। तो किस पिगमेंट में कौन सी लाइट एब्जॉर्ब होगी, ये कैसे कंफर्म होगा,
इसके लिए एक अपरेटस यूज किया जाएगा, उस अपरेटस का नाम है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स ने चैप्टर 1 के अंदर सेल स्ट्रक्चर फंक्शन में जो टेक्निक्स यूज इन सेल बायोलॉजी है उसके अंदर ये टेक्निक पढ़ी होगी, स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री, और अपरेटस का नाम है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए आप किसी भी सब्सटेंस के बारे में ये एनालाइज कर सकते हैं कि वो कौन कौन सी वेवलेंथ को कितना एब्जॉर्ब करता है। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर ग्राफ की फॉर्म में वो डाटा अगर प्लॉट करें कि कौन सा पिगमेंट किस वेवलेंथ को कितना एब्जॉर्ब करता है। मिसाल के तौर पर हम किसी एक पिगमेंट के मुतालिक ये डाटा कलेक्ट करते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पर हम लिखते हैं रेंज ऑफ वेवलेंथ, डिफरेंट वेवलेंथ को यहाँ पे हम इंडिकेट करते हैं जो रेंज ऑफ वेवलेंथ है, और यहाँ पर एब्जॉर्प्शन परसेंटेज शो करते हैं, एब्जॉर्प्शन परसेंटेज। तो अब आप देखिए कि जिस भी पिगमेंट के मुतालिक आप ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो आपने जब उस पिगमेंट को वायलेट कलर की लाइट प्रोवाइड की तो उसने इतनी एब्जॉर्ब की, जब आपने उस पिगमेंट को इंडिगो कलर की लाइट प्रोवाइड की तो उसने इतना एब्जॉर्ब किया उसको, जब आपने उसको ब्लू कलर की लाइट प्रोवाइड की तो उसने इतना एब्जॉर्ब कर लिया। फिर इसी तरह से आप उसको ग्रीन कलर की लाइट प्रोवाइड करते हैं, येलो कलर की लाइट प्रोवाइड करते हैं तो उसने इतना इतना एब्जॉर्ब किया है, और फिर इसी तरह से आप उसको ऑरेंज कलर की लाइट और फिर ये रेड कलर की लाइट प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से आप ये डिफरेंट कलर्स की लाइट उसको प्रोवाइड करते हैं वन बाय वन, और यूं आपने ये एक ग्राफ ऑब्टेन कर लिया, और इससे हमें ये अंदाज़ा हुआ कि इस पर्टिकुलर पिगमेंट ने ये फ्ला वेवलेंथ को इतना इतना एब्जॉर्ब किया है। एक ऐसा ग्राफ जो किसी भी पिगमेंट के मुतालिक यूं आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि ये पिगमेंट कौन कौन सी वेवलेंथ को कितना एब्जॉर्ब करता है, ऐसे ग्राफ को दरअसल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। सच ए ग्राफ इज नोन एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। जैसे मिसाल के तौर पर इसको हम डिफाइन करेंगे, अ ग्राफ विच शोज द एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट कलर्स और वेवलेंथ ऑफ लाइट बाय अ पर्टिकुलर पिगमेंट। याद रखो जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है ये टर्म हम किसी पिगमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, not for the plant body, not for the process of photosynthesis. प्लांट बॉडी या प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए एक्शन स्पेक्ट्रम की टर्म यूज की जाती है, ठीक है। और जब हम किसी पिगमेंट के लिए ये टर्म बना रहे हैं तो वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहलाएगा कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एक ऐसा ग्राफ है जो किसी पिगमेंट की एबिलिटी को इंडिकेट कर रहा है कि वो पिगमेंट कौन कौन सी वेवलेंथ को कितना एब्जॉर्ब कर रहा है। इस तरह से जब आप डिफरेंट पिगमेंट के ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हासिल करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, तो आपके पास वो डिफरेंट पिगमेंट के जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हैं वो इस तरह से हासिल होंगे। देखो ये क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इंडिकेट हो रहा है ये डार्क ग्रीन लाइन से। इसी तरह से आपको ये येलिश ग्रीन लाइन के जरिए क्लोरोफिल बी का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हासिल हो रहा है, और ये कैरोटीन व्हाइट्स का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इकट्ठा हमने शो किया है ये इस येलो कलर की लाइन के जरिए। तो इस तरह से आप देखिए कि ये डिफरेंट पिगमेंट्स के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आप यूं गेन कर सकते हैं। ये जो डिफरेंट पिगमेंट्स के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आपने हासिल किए हैं, इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को आपने याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन में सम टाइम ये लेबलिंग हाइड करके इनकी जगह कोई फर्जी लेबलिंग करके XYZ इस तरह से लेबलिंग करके आपसे पूछा जा सकता है कि ये वाला एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कौन से पिगमेंट का है, ये कौन से पिगमेंट का है, या ये कौन से पिगमेंट का है, या फिर इनमें से कोई एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का ग्राफ अलग से बनाकर वो पूछा जा सकता है कि ये कौन से पिगमेंट का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। तो आपको ये 3 ग्राफ्स हैं, ये बिल्कुल क्लियरली याद होने चाहिए कि भाई ये वाली जो लाइन है ये कौन से पिगमेंट की है, ये लाइन कौन से पिगमेंट की है, ये लाइन कौन से पिगमेंट की है। यहाँ पर तो कंपैरिजन करने के लिए इनको इकट्ठा दिखाया गया है, लेकिन अगर इवन अलग अलग भी इनको आपके सामने लाया जाए तो आपको इस काबिल होना चाहिए कि आप उसे पहचान सकें, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, जैसे अभी आपको ऐसा क्वेश्चन शेयर करेंगे। लेकिन यहां पर देखो जो चीज एक और समझने वाली है, जो यहां पे याद करने वाली है, वो क्या, वो ये कि देखो मेन फोटो रिसेप्टर्स यहां पर कौन से हैं। तो मेन फोटो रिसेप्टर क्लोरोफिल ए और बी है, क्योंकि देखो फोटोसिंथेसिस 2 मुख्तलिफ रेंज के अंदर हो रही थी ना। अभी हमने एक्शन स्पेक्ट्रम में देखा था कि 430 नैनोमीटर
और 670 नैनोमीटर, ये दो पर्टिकुलर वेवलेंथ्स ऐसी थी जहां पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बहुत ज्यादा हुआ था। तो इसका मतलब है इन दो जगहों पर एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी। तो अब देखो 430 नैनोमीटर वाली रेंज के अंदर ये क्लोरोफिल ए और बी एब्जॉर्प्शन को शो कर रहे हैं, और इवन 670 नैनोमीटर की वेवलेंथ में भी आपको यही दोनों पिगमेंट एब्जॉर्प्शन शो कर रहे हैं। तो अगर मेन फोटो रिसेप्टर पूछा जाए कि मेनली जो लाइट एब्जॉर्ब करने वाले पिगमेंट है वो कौन से हैं, तो क्लोरोफिल ए एंड बी। सही, तो क्लोरोफिल ए एंड बी मेन फोटो रिसेप्टर्स हैं। इसी तरह से आप देखिए यहाँ पर दूसरी बात याद रखने वाली कि जो ये क्लोरोफिल ए और बी है ये कौन सी रेंज को ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, तो वायलेट ब्लू पोर्शन जिसकी वेवलेंथ 400 से लेकर 470 नैनोमीटर है, इस पोर्शन को ये बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और इसी तरह से ऑरेंज रेड पोर्शन 630 नैनोमीटर टू 660 नैनोमीटर रीजन, इसको ये ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो आपने इन क्लोरोफिल ए और बी का जो एब्जॉर्प्शन रीजन है वो भी याद रखना है इन वेवलेंथ्स के साथ। ये बात भी एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। इसके अलावा देखो यहां से आपको एक और बात याद रखनी है कि कैरोटीनॉइड्स, इनकी जो एब्जॉर्प्शन है वो मेनली किस रीजन के अंदर है, तो वो 430 से लेकर 500 वाले रीजन में आपको कैरोटीनॉइड्स की एब्जॉर्प्शन नजर आएगी। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट्स इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से आप माइंड में अगर रखेंगे तो यहां से अराइज होने वाले ये टिपिकल क्वेश्चंस इजीली आंसर कर सकेंगे। अच्छा, अभी जैसे बात हो रही थी कि इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को आइडेंटिफाई करने का क्वेश्चन हो सकता है, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग लेबलिंग एक्यूरेटली करस्पॉन्ड्स टू द गिवन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। यहाँ पर देखिए उनको हमने लेबलिंग की है एक्स वाई जी के जरिए, और आपके सामने जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो ये एक्स, ये वाई और ये जेड। तो जब भी इस तरह से कोई एमसीक्यू यूं इस तरह कॉलम्स बनाकर बनाया गया हो तो उसमें आपने किसी एक कॉलम को पहले पिन पॉइंट करना है और उसके बाद फिर दूसरे कॉलम पे जाना है। मिसाल के तौर पर आप पहले एक्स कॉलम को डिटरमिन कर लें कि एक्स में क्या चीज़ हो सकती है। देखो एक्स, ये जो आपको ग्राफ नज़र आ रहा है, क्या ये क्लोरोफिल ए का होगा? हरगिज नहीं, क्लोरोफिल ए नहीं हो सकता। ये आपने ये याद रखना है, क्लोरोफिल ए एक्स हरगिज नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है अगर क्लोरोफिल ए नहीं हो सकता तो ए ऑप्शन भी यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन हो ही नहीं सकता फिर। अच्छा, क्या ये एक्स क्लोरोफिल बी का हो सकता है? तो क्लोरोफिल बी का भी हरगिज नहीं हो सकता, तो आप बी ऑप्शन को भी टोटली रिजेक्ट कर दें। अब देखिए आपके पास रह गए फिर ये दो ऑप्शन सी और डी, इसमें भी कैरोटीनॉइड से इसमें भी कैरोटीनॉइड, यस। तो जो एक्स ये ग्राफ दिया भाई ये कैरोटीनॉइड्स का है, तो इसका मतलब है सी ऑप्शन भी ठीक हो सकता है, डी भी, लेकिन ए और बी हरगिज नहीं होंगे। यूं एक कॉलम को आपने पिन पॉइंट कर लिया, अब आप दूसरे कॉलम को सॉल्व करें और उसमें सिर्फ सी और डी को देखें, ए और बी को इग्नोर कर दें। अब सी और डी में से राइट आंसर कौन सा है, तो आप देखिए वाई, वाई क्या ये क्लोरोफिल बी है या ए है? तो ये क्लोरोफिल ए हरगिज नहीं है, दिस इज क्लोरोफिल बी। तो इसका मतलब है डी ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गया, सी यहां पर सही रहा और ये सी ही राइट आंसर होगा। इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सी इज द राइट आंसर। यूं आपने ये तीनों एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आइडेंटिफाई करने की एबिलिटी अपने अंदर डेवलप करनी है। अच्छा भाई, तो ये जो क्लोरोफिल की अभी हमने बात की, इसके स्ट्रक्चर के हवाले से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो क्लोरोफिल, अभी हमने इसकी केमिकल नेचर का जिक्र किया था, ये कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है और इसका स्ट्रक्चर इस तरह से आपको हेड और टेल पर मुश्तमिल नजर आएगा। इसमें एक अदद हेड आपको नजर आ रहा है, दिस पोर्शन इज हेड, और दूसरी तरफ ये आपको टेल नजर आ रही है। एक्चुअली हेड और टेल, इनमें सेवरल पॉइंट्स हैं जिनकी बुनियाद पर इनको डिफरेंशिएट किया जा सकता है और इनके हवाले से क्वेश्चंस बन सकते हैं। इन पॉइंट्स को आप अच्छी तरह से याद रखिए। जैसे मिसाल के तौर पर किसी क्लोरोफिल में कितने हेड्स हैं, नंबर ऑफ हेड्स या नंबर ऑफ टेल्स की बात की जाए तो देयर इज ओनली वन हेड, ऑन द अदर हैंड देयर आर टू टेल्स। अब वो टू टेल्स कौन सी हैं? देखो एक टेल आपको ये नजर आ रही है, ये लॉन्ग टेल है, और एक शॉर्ट टेल आपको ये इस जगह पर भी नजर आ रही है। इसमें लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल की पोजीशन भी याद रखनी है। देखो जो लॉन्ग टेल है ये फोर्थ पायरोल रिंग के साथ कनेक्टेड है, और जबकि ये जो शॉर्ट टेल होती है इट इज कनेक्टेड बिटवीन फोर्थ एंड थर्ड पायरोल रिंग्स। ये पायरोल रिंग्स हैं, 1 2 3 4, ये पायरोल रिंग्स कहलाते हैं। तो ये आपने इनकी पोजीशन याद रखनी है टेल्स की। अच्छा, फिर देखो इनकी कंपोजिशन, अगर टेल और हेड की कंपोजिशन को कंपेयर किया जाए तो क्लोरोफिल हेड इज कंपोज्ड ऑफ पोरफायरिन रिंग। ये आपको जो कॉम्प्लेक्स मल्टीपल रिंग स्ट्रक्चर्स पर मुश्तमिल एक कॉम्प्लेक्स रिंग नजर आ रहा है, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज पोरफायरिन रिंग।
ये जो हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन मौजूद होता है, उस हीमोग्लोबिन के हीम पार्ट के अंदर भी एक पोरफायरिन रिंग प्रेजेंट होगा, बट उसके सेंटर के अंदर यहाँ पर आयरन एटम मौजूद है, जबकि यहाँ पर क्लोरोफिल के पोरफायरिन रिंग के अंदर मैग्नीशियम एटम है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये भी कई दफा एमसीक्यू में पूछा गया है। तो ये मैग्नीशियम कंटेनिंग पोरफायरिन रिंग, ये क्लोरोफिल की एक खसूसियत है। और खुद ये जो पोरफायरिन रिंग होता है, दिस इज ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ 4 पायरोल रिंग्स। पायरोल असल में 5 मेंबर्स का रिंग स्ट्रक्चर है। जैसे ये एक पायरोल रिंग, अगर आप इसको एनालाइज करें तो इट कंसिस्ट ऑफ 4 कार्बन एटम्स एंड 1 नाइट्रोजन। ये पॉइंट भी याद रखना है कि इसमें कितने कार्बन और कितने नाइट्रोजन है। तो ईच पायरोल कंसिस्ट ऑफ 4 कार्बन एंड 1 नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये पायरोल रिंग नंबर 1 है, दिस इज पायरोल रिंग नंबर 2, उसके बाद 3, फिर 4। यानी आपने इस तरह से यूं क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज कहलाता है, तो आपने क्लॉकवाइज ये नंबरिंग इसकी याद रखनी है। नंबरिंग के ऊपर क्यों जोर दे रहा हूं, क्योंकि कई इसके पैरामीटर्स वो इन पायरोल रिंग्स के नंबर्स के साथ कनेक्टेड है। मिसाल के तौर पर जैसे भी हमने कहा कि ये जो लॉन्ग टेल है उसकी पोजीशन क्या है, इट इज कनेक्टेड एट द बॉटम ऑफ 4th पायरोल रिंग, और जबकि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द शॉर्ट टेल, इट इज प्रेजेंट बिटवीन 3rd एंड 4th पायरोल रिंग। तो ये क्वेश्चंस बन सकते हैं यहां से। ठीक है भाई, तो आपने ये कंपोजिशन इसकी याद रखनी है। उसके बाद फिर टेल की कंपोजिशन, तो जैसे कि 2 टेल्स आपको बताई गई हैं, उनमें से एक टेल फाइटोल कहलाती है। फाइटोल जो कि एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, ये बेसिकली एक टर्पीन किस्म का मॉलिक्यूल है। C20H39 इसका फार्मूला होता है, C20H39, ये यहां से लेकर यहां तक। तो ये फाइटोल मॉलिक्यूल, इसका फार्मूला भी आप याद रखिए और फाइटोल नेम भी याद रखिए। ये लॉन्ग टेल में प्रेजेंट है। फाइटोल के साथ साथ यहां पर प्रोपियोनिक एसिड भी मौजूद है। ये जो पोर्शन है प्रोपियोनिक एसिड, ये थोड़ा सा कॉमा यहाँ पे गलत लगा हुआ है, तो फाइटोल प्लस प्रोपियोनिक एसिड, ये एक टेल बनेगी यहां से लेकर यहां तक, ये फर्स्ट टेल है। और सेकंड टेल कंसिस्ट ऑफ मिथाइल ईस्टर, सो दिस मॉलिक्यूल इज एक्चुअली द मिथाइल ईस्टर। तो ये 2 टेल्स याद रखनी है। लॉन्ग टेल की कंपोजिशन क्या है, लॉन्ग टेल इज कंपोज्ड ऑफ फाइटोल प्लस प्रोपियोनिक एसिड, और जबकि शॉर्ट टेल इज कंपोज्ड ऑफ मिथाइल ईस्टर। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स याद रखने आपने। उसके बाद देखो इसमें मजीद डिफरेंस क्या होगा कि क्लोरोफिल हेड की नेचर होती है पोलर, ये पोलर इन नेचर है और हाइड्रोफिलिक इसी वजह से। बट द क्लोरोफिल टेल, बल्कि दोनों टेल्स ये दरअसल नॉन पोलर या हाइड्रोफोबिक रीजन्स हैं, नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक रीजन्स। असल में देखो ये जो क्लोरोफिल हेड है, क्लोरोफिल हेड जो कि पोलर और हाइड्रोफिलिक है, ये किस जगह पर मौजूद होगा, पिगमेंट दरअसल ये मौजूद होते हैं थाइलेकोइड मेम्ब्रेन्स के अंदर। और मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो आपको याद है कि वो इस तरह से लिपिड बायलेयर पर मुश्तमिल होता है। तो इवन जो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है वो भी लिपिड बायलेयर पर मुश्तमिल है। और लिपिड बायलेयर में आपको ये जो दोनों लेयर्स लिपिड्स की नजर आ रही हैं, ये फॉस्फोलिपिड्स की लेयर्स हैं। इनके अंदर दरअसल पिगमेंट्स एम्बेडेड होते हैं। तो किसी भी क्लोरोफिल का हेड जो कि हाइड्रोफिलिक इन नेचर है, वो हमेशा आपको इस मेम्ब्रेन की सरफेस पे मिलेगा, और जब किसकी टेल मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड नजर आएगी। इसी वजह से टेल इज जनरली कॉल्ड एज एंकरिंग पार्ट। इसके जरिए क्लोरोफिल एंकर हो रहा है लिपिड बायलेयर के अंदर, इसको एंकरिंग पार्ट ऑफ क्लोरोफिल कहा जाता है। दिस इज द एंकरिंग पार्ट। जबकि इसके मुकाबले में आप ये जो हेड को देख रहे हैं, दिस इज लाइट एब्जॉर्बिंग पार्ट। यहां असल में लाइट एब्जॉर्ब होनी है। लाइट की एब्जॉर्प्शन, जो फोटॉन्स की स्ट्राइकिंग होती है, वो हमेशा हेड रीजन में होती है, टेल में नहीं होती। ये बात ज़हन में रहे आपके, इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो लाइट एब्जॉर्बिंग पार्ट कौन सा है, लाइट एब्जॉर्बिंग पार्ट इज एक्चुअली हेड, और जबकि एंकरिंग पार्ट इज एक्चुअली द टेल। ठीक होगी बात। तो आपने देखा हमने इनका नंबर डिफरेंशिएट किया है, नंबर के लिहाज से इसके साथ साथ इनकी कंपोजिशन को डिफरेंशिएट किया है। इसके अलावा इनकी नेचर को हमने कंपेयर किया है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट है, और इसका फंक्शन भी इन दोनों का एक दूसरे से डिफर कर रहा है। इन डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लोरोफिल हेड और टेल एक दूसरे से डिफर करते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने हेड और टेल को कंपेयर किया है, इसी तरह आपको क्लोरोफिल ए और बी के दरमियान भी डिफरेंस पता होना चाहिए। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चंस बन सकते हैं।
देखो क्लोरोफिल हेड और टेल के मुतालिक ऐसे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट क्लोरोफिल हेड। तो ये सारे क्लोरोफिल हेड की ट्रू कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर इनमें से कोई भी कैरेक्टर डिविएट करेगा तो वो आपने आइडेंटिफाई करना है। इसी तरह से विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट क्लोरोफिल टेल, तो ये इसकी ट्रू कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना चाहिए। अच्छा, अब आइए क्लोरोफिल ए और बी में क्या फर्क है। देखो क्लोरोफिल ए और बी ये दो मेजर टाइप्स के क्लोरोफिल हैं। इनमें सबसे पहला पॉइंट आप इनके ये कंपोजिशन के लिहाज से देखो कि क्लोरोफिल ए और बी में आपको फर्क ये नजर आएगा कि जो पोर फायरिंग में जो सेकंड पायरोल रिंग होता है, तो सेकंड पायरोल रिंग के ऊपर आप देख रहे हैं कि अगर ये मिथाइल ग्रुप मौजूद है तो ये क्लोरोफिल ए की पहचान है। लेकिन ऑन द अदर हैंड क्लोरोफिल बी कंटेन aldehyde group at this position. So this is the only difference from composition point of view between chlorophyll A and B. सिर्फ ये मिथाइल और aldehyde का फर्क है at pyrrole ring number 2 in the porphyrin ring. बाकी दोनों की टेल्स एक जैसी होंगी और बाकी pyrrole rings भी बिल्कुल एक जैसे होंगे दोनों क्लोरोफिल के। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट आपने याद रखना है। अच्छा, फिर इसी तरह से आप देखिए इसी डिफरेंस की वजह से इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज हो जाता है। अक्सर एमसीक्यूज में इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा जाता है, तो ये इसको रट्टा मार लें अच्छी तरह से कि C55H72O5N4Mg दिस इज क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी C55H70O6N4Mg। अब देखो इन दोनों मॉलिक्यूलर फार्मूला में आपको जो चीज कॉमन नजर आ रही है वो क्या है। दोनों तरफ कार्बन 55 है, ये कॉमन है। दोनों तरफ नाइट्रोजन 4 है, ये कॉमन है। और दोनों तरफ मैग्नीशियम सिंगल ये कॉमन है। यानी कार्बन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम ये दोनों के कॉमन एटम्स हैं। और जो चीज डिफर कर रही है वो क्या है, वो है ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये दोनों का डिफर करता है। यानी दोनों में हाइड्रोजन के कंटेंट्स और ऑक्सीजन के कंटेंट्स में फर्क है। तो ये थोड़ा सा आपने जहन नशीन कर लेना इसको कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अगर आप ये याद कर लें तो इस तरह फिर ये कंफ्यूज नहीं होंगे, अक्सर ये वरना मिक्स हो जाता है। देखो हाइड्रोजन आपको क्लोरोफिल ए में ज्यादा मिल रहे हैं 72 और यहाँ पर 70, और उसकी वजह क्या है, यहाँ पर देखो ये मिथाइल ग्रुप था CH3 और इस जगह पर अल्डिहाइड ग्रुप है CHO, यानी 2 हाइड्रोजन कम हो गए। सही, तो ये इस तरह से आप माइंड में रखेंगे तो फिर आप भूलेंगे नहीं। तो यहाँ पे चूंकि मिथाइल ग्रुप था तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ज्यादा होंगे 72 और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन कम हो गए 70 रह गए। अच्छा, जबकि यहाँ पर देखो ऑक्सीजन नहीं है तो ये ऑक्सीजन 5 है, और जबकि यहाँ पर एक ऑक्सीजन ऐड हो गया CHO के अंदर तो इसका मतलब है इधर ऑक्सीजन 6 हो गए। तो ऑक्सीजन इस तरह से एक ज्यादा हो गया क्लोरोफिल बी में और यहाँ पर ऑक्सीजन एक कम रहेगा। तो यूं आपने मॉलिक्यूलर फार्मूले को जहन नशीन करना है, क्योंकि इधर अक्सर MCQ बनता है और इधर मिस्टेक हो जाती है, ये कंफ्यूजन हो जाती है। तो ये जरा केयरफुली इनको याद रखिए, C55H72O5N4Mg, या इसको फ़ोन नंबर की तरह याद कर लीजिए, जैसे किसी का नंबर आप याद करते हैं, किसी बहुत ही अपने अच्छे दोस्त का नंबर आपको ज़ुबानी याद होता है। तो इस तरह से आप ये सोच लें कि क्लोरोफिल भी आपका कोई बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है, तो आप इसका ये नंबर याद कर लें तो फिर आपको ये भूलेगा नहीं। अच्छा, क्लोरोफिल ए और बी में मजीद डिफरेंस देखें इनके कलर के लिहाज से। क्लोरोफिल ए ब्लूइश ग्रीन पिगमेंट है और इसके मुकाबले में क्लोरोफिल बी ये येलोइश ग्रीन पिगमेंट है। ठीक है भाई, और फंक्शन के लिहाज से अगर देखा जाए तो क्लोरोफिल ए ये मैंने अभी आपको बताया था नेसेसरी पिगमेंट है, क्योंकि असल जो लाइट एनर्जी में हीरो है वो ये क्लोरोफिल ए है, क्योंकि लाइट एनर्जी अल्टीमेटली यहां एब्जॉर्ब होगी और इसी क्लोरोफिल ए के इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट करके फ्लो करेंगे। सही, तो क्लोरोफिल ए इज देयरफॉर नेसेसरी पिगमेंट, जबकि क्लोरोफिल बी इज द पार्ट ऑफ एक्सेसरी पिगमेंट। ये बाकी कैरोटीनॉइड्स की तरह एक्सेसरी पिगमेंट हैं, जो भी लाइट इनमें एब्जॉर्ब होगी वो अल्टीमेटली फिर ट्रांसमिट कर दी जाएगी टू द क्लोरोफिल ए। तो बच्चों ये आपने पॉइंट्स क्लोरोफिल ए और बी के मुतालिक याद रखने। इनमें भी क्वेश्चन इस तरह के बन सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट क्लोरोफिल ए, या करेक्ट अबाउट क्लोरोफिल ए, या ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट एक्सेप्ट। ऐसे क्वेश्चन यहां से बनाए जा सकते हैं क्लोरोफिल ए और बी की इन कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से। तो ये पॉइंट्स आपके जहन में बिल्कुल क्लियर हो। अच्छा, उसके बाद अब आखिर में हम बात कर लेते हैं ये जो कैरोटीनॉइड्स हैं, कैरोटीनॉइड्स एक्सेसरी पिगमेंट। ना सिर्फ ये कैरोटीनॉइड एक्सेसरी हैं, यहाँ पे याद रहे क्लोरोफिल बी भी एक्सेसरी पिगमेंट है। अक्सर मिस्टेक हो जाती है, क्लोरोफिल बी को इग्नोर कर जाते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सेसरी पिगमेंट, तो आपने कैरोटीनॉइड के साथ
क्लोरोफिल बी को भी याद रखना है, ठीक है। तो कैरोटीनॉइड्स, तो इन कैरोटीनॉइड्स की दो अक़साम है, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल, ठीक है। कैरोटीन और ज़ैंथोफिल में क्या फ़र्क है? ये ऑरेंज रेड पिगमेंट होता है कैरोटीन, कैरेट के अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसी वजह से कैरेट या तो रेड कलर की आपको मिलती है और कुछ कैरेट ऑरेंज कलर की भी मिलती है आपको। तो ये कैरोटीन ये ऑरेंज रेड पिगमेंट है, और जबकि ज़ैंथोफिल इसके मुकाबले में येलो पिगमेंट है, येलो पिगमेंट। अच्छा, कैरोटीन ये आपको तमाम फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स में यूनिफॉर्मली मिलेगा, लेकिन ये जो ज़ैंथोफिल होता है ये तमाम फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स में यूनिफॉर्मली मौजूद नहीं है। अगरचे हायर प्लांट्स में तो है, लेकिन अल्जी के तमाम ग्रुप्स में यूनिफॉर्मली नहीं है, तो ये पॉइंट भी याद रहे आपको। कैरोटीनॉइड ये मोस्ट वाइड स्प्रेड और इंपॉर्टेंट कैरोटीन इसकी जो किस्म है वो है बीटा कैरोटीन, जो कि आपको ये कैरेट के अंदर बहुत ज़्यादा मिलती है, ठीक है। तो ये बीटा कैरोटीन ये मोस्ट वाइड स्प्रेड कैरोटीन की किस्म है। जबकि इसी तरह से ज़ैंथोफिल, तो ज़ैंथोफिल की जो मोस्ट वाइड स्प्रेड किस्म है वो ल्यूटेन है, ल्यूटेन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द येलो कलर ऑफ फॉलिएज इन ऑटम। फॉलिएज का मतलब है लीज, तो ऑटम लीज जो येलो कलर के नजर आते हैं उनकी बड़ी वजह ये ज़ैंथोफिल होता है, ज़ैंथोफिल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप आए आगे, तो ये आपको जो दो फॉर्म्स बताई थी इनमें आपको डिफरेंस तो पता चल गया, बट व्हाट आर द कॉमन फीचर्स ऑफ दीज टू टाइप ऑफ कैरोटीनॉइड्स। कॉमन फीचर्स में आपने एक पॉइंट याद रखना है कि बोथ ऑफ देम आर कंपोज्ड ऑफ आइसोप्रीनोइड यूनिट, क्योंकि जैसे अभी मैंने बताया था ये टर्पिनोइड्स हैं, ये लिपिड ग्रुप से बिलोंग करते हैं और ये आइसोप्रीनोइड यूनिट के बने हुए होते हैं। अगरचे थोड़ा सा इनकी कंपोजिशन में फर्क होगा, लेकिन बोथ आर कंपोज्ड ऑफ आइसोप्रीनोइड यूनिट। इसी तरह से एक्ट एज एक्सेसरी पिगमेंट, यानी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, दे एब्जॉर्ब लाइट एंड ट्रांसमिट इट टू द क्लोरोफिल ए। अल्टीमेटली क्लोरोफिल ए को लाइट एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि जो भी कैरोटीनॉइड लाइट एब्जॉर्ब करते हैं तो वो कैरोटीनॉइड की लाइट क्लोरोफिल बी को ट्रांसमिट होती है और क्लोरोफिल बी से अल्टीमेटली क्लोरोफिल ए को लाइट एनर्जी ट्रांसमिट होगी। तो ये मोड ऑफ लाइट एनर्जी ट्रांसमिशन होगा अमंग डिफरेंट पिगमेंट्स, ठीक। इस वजह से इन दोनों को क्या कहा गया है? एक्सेसरी पिगमेंट्स। अच्छा, दे इंक्रीज द ओवरऑल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ द प्लांट। देखो, अभी हमने जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात की थी कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम किसी एक पिगमेंट का होता है, लेकिन हम अगर ओवरऑल प्लांट का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करें तो इसका मतलब होगा कि प्लांट ने ओवरऑल जो लाइट एब्जॉर्ब की है वो क्या है। तो वो जो ओवरऑल लाइट एब्जॉर्ब करता है प्लांट, उसमें क्लोरोफिल ने जितना पोर्शन एब्जॉर्ब किया था, तो कैरोटीनॉइड की वजह से वो स्पेक्ट्रम थोड़ा सा ब्रॉड हो जाएगा, तो इस वजह से दे इंक्रीज द ओवरऑल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ द प्लांट। अच्छा, और ये प्रिवेंट करते हैं क्लोरोफिल फ्रॉम ओवर ऑक्सीडेशन, यानी अगर ये मिसाल के तौर पर मौजूद ना होते, सिर्फ क्लोरोफिल ए होता है जिसको हम नेसेसरी पिगमेंट कह रहे हैं, तो भाई सिर्फ क्लोरोफिल ए होता तो वो बर्न हो जाता, इतनी ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब करके वो एकदम बर्न हो जाता। तो इस तरह से जो लाइट की एब्जॉर्प्शन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है अमंग डिफरेंट पिगमेंट, और क्लोरोफिल ए ओवर ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट हो जाता है, ये इनका रोल है। और इसके साथ साथ दे हेल्प इन पॉलिनेशन, चूंकि ये अट्रैक्टिव कलर्स के होते हैं ये पिगमेंट, और जिन रीजन्स में ये प्रेजेंट होते हैं, जैसे फ्लावर्स के अंदर अक्सर ये मौजूद हैं, फ्लावर पेटल्स में, फ्रूट वॉल के अंदर, तो वहां पर ये कलर इंपार्ट करते हैं और उन कलर्स की वजह से इंसेक्ट्स वहां पर अट्रैक्ट करते हैं और इस तरह से पॉलिनेशन में हेल्प मिलती है। तो ये सारे फंक्शंस आपने कैरोटीनॉइड्स के हवाले से याद रखने हैं, ठीक है भाई। तो लास्ट बस एक पॉइंट अब कवर करते हैं कि ये जितने भी पिगमेंट्स का भी हमने जिक्र किया है विच आर प्रेजेंट द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन्स, ये अरेंज कैसे होते हैं वहां पर? क्या ये बिल्कुल यूं स्कैटर्ड होते हैं, अलग अलग यूं बिखरे हुए होते हैं, या ये ग्रुप की शक्ल में होते हैं? तो एक्चुअली दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप, एंड दिस ग्रुप इज कॉल्ड फोटोसिस्टम। फोटोसिस्टम इज अ क्लस्टर ऑफ पिगमेंट्स, बहुत सारे पिगमेंट्स का ये क्लस्टर। उसके अंदर कौन से पिगमेंट होंगे? उसके अंदर क्लोरोफिल ए भी होगा, उसमें क्लोरोफिल बी भी होगा, और उसमें कैरोटीनॉइड्स भी होंगे। तो ये तमाम पिगमेंट कलेक्टिवली फॉर्म अ ग्रुप विच इज कॉल्ड फोटोसिस्टम। तो ये फोटोसिस्टम का एक हाइपोथेटिकल मॉडल आपके सामने शो किया हुआ है। सवाल ये पैदा होता है कि ये पिगमेंट क्लस्टर की फॉर्म में क्यों है, ये स्कैटर्ड क्यों है? तो दरअसल लाइट एनर्जी को एफिशिएंटली एब्जॉर्ब करने के लिए
और प्रॉपरली यूटिलाइज करने के लिए ये पिगमेंट यू क्लस्टर की फॉर्म में डेवलप हुए हैं. फॉर एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ लाइट एनर्जी दीज पिगमेंट्स हैव बीन गैदर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ ग्रुप और क्लस्टर विच इज कॉल्ड फोटोसिस्टम. ठीक है, तो फोटोसिस्टम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, पिगमेंट्स का ये क्लस्टर है. तो इस क्लस्टर के दो रीजन्स हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं. उसमें देखो एक रीजन इसका पेरिफेरल पार्ट, आउटर पोर्शन, जैसे आपको ये आउटर पार्ट नजर आ रहा है पेरिफेरी में, इसे कहते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स. एंटीना पिगमेंट मॉलिक्यूल एंटीना कॉम्प्लेक्स इसे कहा जाएगा. तो ये एंटीना कॉम्प्लेक्स है. और दूसरे हिस्से को कहा जाएगा रिएक्शन सेंटर. रिएक्शन सेंटर इस क्लस्टर के सेंटर में मौजूद है और जबकि सरफेस इज ऑक्यूपाइड बाय द एंटीना कॉम्प्लेक्स. ये दो रीजन्स होंगे किसी भी फोटो सिस्टम के. ये जो एंटीना कॉम्प्लेक्स होता है इसके अंदर दरअसल एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ एक्सेसरी पिगमेंट. ये जितने भी एक्सेसरी पिगमेंट्स की बात हो रही थी, all the accessory pigments are actually present in the antenna complex, whereas reaction center always contain chlorophyll A. इसके अंदर सिर्फ क्लोरोफिल ए मौजूद है, क्लोरोफिल बी भी मौजूद नहीं है, सिर्फ क्लोरोफिल ए पर यह मुश्तमिल है. अच्छा, एंटीना कॉम्प्लेक्स जो भी लाइट एब्जॉर्ब करेगा वो अल्टीमेटली रिएक्शन सेंटर को ट्रांसमिट कर दी जाएगी. जैसा कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि फोटॉन्स यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स के ऊपर, और एंटीना कॉम्प्लेक्स से अब इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटेशन शुरू हुई है और वो यूं फ्लो करते हुए रिएक्शन सेंटर की तरफ जा रहे हैं. तो ये चारों तरफ से सारे इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होने के बाद रिएक्शन सेंटर को स्ट्राइक करते हैं और रिएक्शन सेंटर में बहुत ज्यादा जब एक्साइटेशन होगी तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होंगे और वो फिर फ्लो करेंगे थ्रू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. और उसी इलेक्ट्रॉन फ्लो की यूटिलाइजेशन अभी आपने कुछ देर पहले मुलाहिजा की थी. ठीक है, तो इस तरह से आपने ये याद रखना है कि एंटीना कॉम्प्लेक्स एंड रिएक्शन सेंटर ये डिफरेंटली एक्ट कर रहे हैं. अच्छा, अब ये जो फोटो सिस्टम है ना, ये दो मुख्तलिफ किस्म के हैं. उनमें से एक किस्म को कहा जाएगा फोटो सिस्टम 1 और दूसरी किस्म को कहा जाएगा फोटो सिस्टम 2. PS1 एंड PS2 ये दरअसल ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी के लिहाज से इनको नाम दिया गया है. फोटो सिस्टम 1 पहले डिस्कवर हुआ था, इस वजह से इसको फोटो सिस्टम 1 का नाम दिया गया, और फोटो सिस्टम 2 बाद में डिस्कवर हुआ तो इसको 2 का नाम दे दिया गया. तो ये 1 और 2 ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी को इंडिकेट करें. लेकिन एक्चुअली इन दोनों में फर्क है क्या? एक्चुअली इन दोनों में फर्क इनके रिएक्शन सेंटर में मौजूद क्लोरोफिल ए का है. वो कैसे? देखो यहां पर फोटो सिस्टम 1 के अंदर जो क्लोरोफिल ए की किस्म मौजूद है वो क्लोरोफिल ए 700 नैनोमीटर तक की लाइट को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखती है. यानी इसका जो रिएक्शन सेंटर है वो 700 नैनोमीटर को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है. इस वजह से इस पिगमेंट को, ये जो क्लोरोफिल ए की किस्म फोटो सिस्टम 1 के रिएक्शन सेंटर में मौजूद है, इसे कहते हैं P700. P700 क्या चीज है? P700 असल में क्लोरोफिल ए को कह रहे हैं हम. क्लोरोफिल ए की एक किस्म है P700 which is present in the reaction center of photosystem 1. Why it is called P700? Because it can maximum absorb 700 nanometer light. अच्छा, और दूसरी तरफ ये जो फोटोसिस्टम 2 है, यहां पर एक और किस्म है क्लोरोफिल ए की, और वो जो मैक्सिमम वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर सकता है वो है 680 नैनोमीटर. तो इस वजह से इसको कहा जाएगा P680. तो एक P680 ये फोटोसिस्टम 2 के रिएक्शन सेंटर का क्लोरोफिल ए P680, और फोटोसिस्टम 1 के रिएक्शन सेंटर में जो क्लोरोफिल है वो P700 है. अगरचे जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है ना, उसके अंदर जो ऑप्टिमम वेवलेंथ एब्जॉर्ब करने की सलाहियत है वो तो दरअसल 660 नैनोमीटर की वेवलेंथ एब्जॉर्ब करने की सलाहियत है. क्लोरोफिल ए की जो ऑप्टिमम एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो 660 नैनोमीटर की वेवलेंथ एब्जॉर्ब करने की सलाहियत है. लेकिन फिर ये क्लोरोफिल ए की ये दो अकसाम हमने कैसे डिफरेंशिएट की? जब हम ये कह रहे हैं कि ऑप्टिमम जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब होती है क्लोरोफिल में, वो क्लोरोफिल ए में वो 660 नैनोमीटर की है. तो असल में ये दो फॉर्म इस तरह से हमने डिफरेंशिएट की हैं कि इन दोनों फोटोसिस्टम के रिएक्शन सेंटर के साथ जो एसोसिएटेड प्रोटीन्स हैं, क्योंकि इनके रिएक्शन सेंटर के साथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एसोसिएटेड होती है ना, तो उन एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की वजह से यहां पर जो क्लोरोफिल ए मौजूद होता है रिएक्शन सेंटर में, उसकी जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो थोड़ी सी अपनी ऑप्टिमम कैपेसिटी से इंक्रीज हो जाती है. देखो रिएक्शन सेंटर ऑफ क्लोरोफिल, रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटोसिस्टम 1
के अंदर जो एसोसिएटेड प्रोटीन्स थी क्लोरोफिल ए के साथ, उनकी वजह से इसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी 700 तक पहुंच गई थी। इस वजह से हमने इस क्लोरोफिल ए को P700 का नाम दिया। और इसी तरह से रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटोसिस्टम 2 के अंदर जो एसोसिएटेड प्रोटीन कैरियर्स मौजूद हैं, उनकी वजह से क्लोरोफिल ए की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी 680 नैनोमीटर तक पहुंच गई। इस वजह से इस पिगमेंट को P680 का नाम दिया गया। तो ये जो इनकी कैपेसिटी अपनी ऑप्टिमम कैपेसिटी से इंक्रीज हो रही है, ये किस वजह से, ये पॉइंट याद रहना चाहिए कि ये दरअसल इनके रिएक्शन सेंटर में जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स एसोसिएटेड होते हैं, उनकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन कैरियर, चूंकि दोनों फोटोसिस्टम्स में डिफरेंट एसोसिएटेड हैं, इस वजह से ये एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी थोड़ी सी इनकी मुख्तलिफ हो रही है। ठीक होगी बात। तो ये दो किस्म के फोटो सिस्टम्स को आपने याद रखना है, और इन दोनों फोटो सिस्टम की यूटिलाइजेशन कैसे होती है, ये अभी आगे चलकर हम इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे लाइट रिएक्शन में। ठीक है भाई। तो इसके साथ ही हमारा जो आज का लेक्चर है उसका अख्ताम होता है। आज के लेक्चर के अंदर हमने ये लाइट और पिगमेंट वाला कॉन्सेप्ट उसको बहुत डिटेल के साथ कवर किया है। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए जितने भी लवाजमात थे वो सारे कवर हो गए। अब हम मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस की तरफ आएंगे। तो अगले लेक्चर के अंदर आपको फिर डिटेल्ड मैकेनिज्म बताएंगे। फोटोसिंथेसिस आपको बिल्कुल अच्छी तरह से कवर हो जाएगा। उस डिटेल मैकेनिज्म में पहले हम लाइट रिएक्शन डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर डार्क रिएक्शन को कवर करेंगे। तो इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.